तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एन अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखें जी, ये जो हमारा टॉपिक है ना, क्या इसको कहते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली, ठीक है, और थ्योरेटिकली भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। जहां जहां से एमसीक्यूज बनता हुआ मैं आपको साथ साथ यहाँ से बता दूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। देखें, अब आपने हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है, आपने हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो पढ़ी हुई है। जब आपने हार्ट की ब्लड सप्लाई पढ़ी हुई है ना, तो अब आपके लिए टॉपिक कोई ज्यादा भी मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। तो देखते हैं सर, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब क्या होता है। देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम ऐसी तमाम डिजीजेस को कहते हैं जिनके अंदर आपकी जो कोरोनरी वेसल्स होती हैं या जो कोरोनरी आर्टरीज होती है वहां पर ऑब्स्ट्रक्शन होती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज सर क्या होती हैं? हमारे पास वो तमाम डिजीजेस जिनके अंदर हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज हैं, वो कोरोनरी आर्टरीज में क्या होती है सर? ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब वो जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो प्लेक की फॉर्मेशन की वजह से भी हो सकती है। वो ऑब्स्ट्रक्शन हमारे पास आर्टरी की वैजो कंस्ट्रिक्शन की वजह से भी हो सकती है, ठीक है। तो वट एवर द रीजन, इधर इज इट्स द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेक और इज इट द फॉर्मेशन और द कंस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड वेसल। लेकिन अब नोटिस करोगे तो दोनों की वजह से क्या हो रहा है सर? प्लेक की फॉर्मेशन और कंस्ट्रिक्शन की वजह से, दोनों की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल्स का ल्यूमन है वो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ से ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो रहा है, ठीक है। तो जिनकी ऑब्स्ट्रक्शन या कंस्ट्रिक्शन की वजह से अगर आपके पास ब्लड का फ्लो कम होता है, तो उस डिजीज को हम क्या कहते हैं सर? कोरोनरी आर्टरी डिजीज, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जी, कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस के अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है, दैट इज अंजाइना। दैट इज अंजाइना। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप थोड़ी सी डिफाइन बताएं, आपके ख्याल में अंजाइना क्या होता है? डिफाइन व्हाट इज अंजाइना। और काइंडली कोई ये ना मुझे बताइएगा कि सर चेस्ट पेन को अंजाइना कहते हैं। वही सर बात हुई ना। प्री कंडीशन टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन कह सकते हैं। क्या क्या मैडम, दोबारा बताइएगा। प्री डिस्पोजिंग कह सकते हैं रीजन टू मायोकार्डियल इन्फेक्शन। प्री ठीक हो गया कि डिस्पोजिंग। जी जी। जैसे मैडम कह रही हैं कि सर एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमारा जो मायोकार्डियम है ना वो इंफाक्शन की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। अब हम ना, जो लरेब ने लिखा है और जो मिशाल ने लिखा है ना, हम इन दोनों चीजों को कंबाइन करके जरा अंजाइना की डेफिनेशन बताते हैं, ठीक है जी। हम कहते हैं कि सर, chest pain induced because of the compromised blood supply to the myocardium, वो वायरी सर कमाल डेफिनेशन बन गई है। क्या हम कहेंगे जी? ताकि हमने लरेब को भी नहीं डिसपॉइंट करना और मिशाल को भी नहीं करना, तो इसलिए हम दोनों की कंबाइंड डेफिनेशन बना रहे थे। सर, चेस्ट पेन प्रोड्यूस ड्यू टू कंप्रोमाइज कंप्रो कंप्रोमाइज ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज ब्लड सप्लाई टू द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम, ठीक है जी। कि सर जब मेरे पास हार्ट के मायोकार्डियम की ब्लड सप्लाई कम होती है ना, और उसके कम होने की वजह से जब वहां पर इंफाक्शन की तरफ वो पेशेंट जा रहा होता है, तो उसकी वजह से जो चेस्ट पेन क्रिएट होती है ना, उसको हम अंजाइना कहते हैं। देखिए मैडम लरे, जो चेस्ट पेन होती है वो चेस्ट पेन के देर आर अ लॉट ऑफ रीजंस। चेस्ट पेन सिर्फ ये नहीं है कि वो हमारे पास आपके हार्ट के अंदर प्रॉब्लम होने की वजह से होती है। देखो, चेस्ट पेन आपको मेडिएस्टेनाइटिस की वजह से हो सकती है, चेस्ट पेन आपको आयोटिक रप्चर की वजह से हो सकती है, चेस्ट पेन आपको आयोटिक डायसेक्शन की वजह से हो सकती है, चेस्ट पेन आपको मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, चेस्ट पेन आपको इवन दो जो हमारे पास प्लूरल एफ्यूजन होती है उसकी वजह से हो सकती है, चेस्ट पेन आपको एसोफेगाइटिस की वजह से हो सकती है, चेस्ट पेन आपको एसोफिजियल रप्चर की वजह से हो सकती है, चेस्ट पेन आपको अगर आपके थाइमस के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाए उसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। तो सर देर आर अ लॉट ऑफ रीजन ऑफ द चेस्ट पेन। लेकिन अगर वो चेस्ट पेन आपके हार्ट की ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से होगी, तो तब हमने उसको क्या कहना है सर? दैट इज अंजाइना, ठीक है। ये बात हमने यहाँ पर याद रखनी है। अब आते हैं सर कि हमारी बुक ने इन चीजों को, अंजाइना को क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो इसकी डिफरेंट क्या होती है सर? टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास होता है अनस्टेबल एंजाइना, एक हमारे पास होता है स्टेबल एंजाइना, एंड देर इज द प्रिन वेजोस्पास्टिक एंजाइना, या जिसको हम प्रिंस मेटल एंजाइना भी कहते हैं, ठीक है जी। तो जो नॉर्मली हमारे पास इसकी टाइप डिस्कस की जाती है ये तीन है। वैसे इसकी मेरे ख्याल में 4 से 5 टाइप्स हैं जो आपकी मेडिसिन की बुक्स ने लिखी हुई है। एक हमारे पास स्टेबल एंजाइना आपने याद रखनी है,
एक हमारे पास अनस्टेबल एंजाइना होती है, और तीसरी हमारे पास प्रिंस मेटल एंजाइना होती है, और एक हमारे पास नॉक्टर्नल एंजाइना होती है जो आपको रात के टाइम होती है। ठीक है, अब देखते हैं कि सर चेस्ट पेन, जैसे तो उन्होंने यहाँ पे डिफाइन में लिखा है, चेस्ट पेन ड्यू टू द अस्कीमिक मायोकार्डियम। देखा, जो ही मैंने आपको डेफिनेशन कराई उन्होंने भी यही लिखी हुई है कि सर चेस्ट पेन जो आपके मायोकार्डियम का स्कीमिया, मतलब कि मायोकार्डियम की तरफ अगर ब्लड सप्लाई कम जाएगी तो उसकी वजह से जो हमारे पास चेस्ट पेन क्रिएट हो रही है उसको हमने अंजाइना कह रहे हैं। ठीक है, और ये क्यों ऐसी हो रही है, स्कीमिक मायोकार्डियम क्यों हो रहा है सर? सेकेंडरी टू कोरोनरी आर्टरी नैरोइंग, कि यहाँ तो कोरोनरी आर्टरी हमारे पास नैरो हो जाए जैसे हमने ऊपर देखा है, यहाँ उसके अंदर क्या हो जाए सर, स्पाज्म हो जाए। स्पाज्म का मतलब कंस्ट्रिक्शन, और नैरो का क्या मतलब है सर, वहां पर प्लेक बन जाए। तो अगर वहां पर प्लेक या नैरोइंग होने की वजह से अगर ब्लड सप्लाई मायोकार्डियम की कंप्रोमाइज होती है तो उसको हम क्या करेंगे सर, दैट इज द अंजाइना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने यहाँ पर लास्ट पे लिखी हुई है, दैट इज द नो नेक्रोसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट की वर्ड है यहाँ पर आपके पास, कि अंजाइना के अंदर बच्चों नेक्रोसिस नहीं होती। अंजाइना के अंदर नेक्रोसिस नहीं होती। अगर नेक्रोसिस नहीं होगी बच्चों, तो हमारे पास जो मायोकार्डियम का एक सेल है ना, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि सर यहाँ पर ना ये मायोसाइट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, ट्रोपोनिन पड़ा हुआ है, इसके अंदर CKMB पड़ा हुआ है, मतलब वो तमाम मालिक्यूल्स ना इस सेल के अंदर ही पड़े हुए हैं। और अभी ये सेल के ऊपर इसकी ब्लड सप्लाई क्या हुई है, डिक्रीज हुई है। और डिक्रीज होने की वजह से मतलब ये कि इसके इंट्रासेलुलर ना चेंजेस आएंगे, ये सेल अपने आप को स्वेल कर लेगा क्योंकि ब्लड सप्लाई इसकी कम हुई है। लेकिन अगर वो ब्लड सप्लाई टोटली कम हो जाती है, 100% ब्लड सप्लाई इसकी कट ऑफ हो जाएगी ना, फिर ये हमारे पास किसी तरफ जाता है, सेल नेक्रोसिस की तरफ जाता है। और नेक्रोसिस की वजह से फिर जो इसके पास जो जो भी अंदर मालिक्यूल्स पड़े होते हैं वो उनको रिलीज कर देता है, जैसा कि ट्रोपोनिन या CKMB। तो इसलिए तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो मायोकार्डियम के पेशेंट है उनके अंदर हम क्या देखते होते हैं सर, उन पेशेंट्स के अंदर हम ट्रोपोनिन या CKMB का लेवल चेक करते होते हैं, क्योंकि मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर सेल की नेक्रोसिस होती है। लेकिन अंजाइना में आपको ट्रोपोनिन और CKMB एलिवेट इसलिए नहीं मिलता क्योंकि यहाँ पर आपके पास सेल की नेक्रोसिस नहीं होती। अभी तक सेल की नेक्रोसिस नहीं होती। जब नेक्रोसिस हो जाती है तो फिर हम उस पेशेंट को मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट कंसीडर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि सर स्टेबल एंजाइना क्या होता है। स्टेबल एंजाइना में ऐसी एंजाइना को कहते हैं, ऐसी चेस्ट पेन जो पेशेंट को सिर्फ एक्सरसाइज करने के दौरान होती है। जो पेशेंट को सिर्फ एक्सरसाइज या एक्सर्शन करने के ऊपर पेशेंट को पेन होती है ना, उसको हम क्या कहते हैं सर, स्टेबल एंजाइना कहा जाता है। और ये हमारे पास सिर्फ एक्सरसाइज के दौरान या जब बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आती है उस दौरान ही पेशेंट को ये चेस्ट पेन क्यों होती है। द रीजन इज दैट द रीजन इज दैट क्योंकि सर जो हमारी कोरोनरी आर्टरी होती है ना उसके अंदर 70% ओक्लूजन होती है, मतलब मोर देन 70%, कुछ बुक्स में 80% भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर उन्होंने मोर देन 70 लिखा हुआ, मतलब 70% या 80% अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए आपके पास कोरोनरी आर्टरीज की, देखिए 70 to 80% ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। अब इसका ये मतलब नहीं कि वहां पर 100% ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। 70% ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, इसका मतलब है कि 30% अभी वहां पर स्पेस क्रिएट है, जिसकी वजह से आपके हार्ट को ब्लड सप्लाई मिल रही है। अब जब वो रेस्ट के अंदर होता है तो वो 30% ऑब्स्ट्रक्शन ना होने की वजह से ना उसके हार्ट को ब्लड सप्लाई मिल रही होती है, पेशेंट में कोई सिम्टम नहीं आती। लेकिन जैसे ही पेशेंट एक्सरसाइज करता है ना उसके हार्ट की डिमांड बढ़ जाती है। जब वो डिमांड बढ़ती है ना तो ये 70% ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वो डिमांड फुलफिल नहीं हो रही होती। तो जब वो डिमांड फुलफिल नहीं होती तो पेशेंट को ये इसके अंजाइना वाली सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है। ठीक है जी, तो स्टेबल अंजाइना के अंदर आपने ऑब्स्ट्रक्शन याद रखनी है सर, इट्स अराउंड 70% ऑब्स्ट्रक्शन इन द कोरोनरीज आर्टरीज। वो यही बात लिखते हैं सर, एक्सर्शनल चेस्ट पेन, मतलब कि जब पेशेंट एक्सरसाइज करता है या जब पेशेंट की बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आती है तो उस दौरान जो उसको पेन होती है सिर्फ एक्सर्शन के दौरान, उसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल एंजाइना। देखो ना, इसका एक बड़ा प्यारा सा सिनेरियो एक बनता है जो बहुत से स्टूडेंट ना मिस कर देते हैं। वो सिनेरियो पता है किस तरह बनता है? वो कहते हैं कि एक ना पर्सन होता है, 35 ईयर्स ओल्ड मेल होता है भाई जान, संडे का दिन होता है, या वैसे वो फ्राइडे का डे लिखते हैं क्योंकि यूएसए के अंदर फ्राइडे के वाले दिन छुट्टी होती है, चलो हम संडे समझ लेते हैं। संडे वाले दिन चलो जी, वो पाकिस्तान इंडिया का मैच देख रहा था, और उस मैच के दौरान क्या हुआ जी, उसको कॉल आती है। क्या आती है, उस पेशेंट को कॉल आती है, और कॉल अटेंड करने के बाद क्या होता है, उस पेशेंट को चेस्ट पेन होना शुरू हो जाती है। अब आप मुझे बता सकते हैं कि एक्चुअली ऐसा क्या हुआ है कि उस पेशेंट को चेस्ट पेन होना शुरू हो गई है, जस्ट एक कॉल सुनने सर की वजह से। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा आई थिंक। क्यों एक्टिवेट होगा? सर उसके बॉडी को स्ट्रेस की वजह से उसके बॉडी को ज्यादा ब्लड चाहिए, तो भाई कार्डियक स्ट्रेस आउटपुट क्यों ज्यादा आ गया चाहिए है? तो ब्लड। स्ट्रेस उस बैठे बैठे के ऊपर स्ट्रेस कैसे आ गया? अभी तो वो बैठा टीवी को एंजॉय कर रहा था, मैच को, पाकिस्तान आ गया। नहीं नहीं,
वो स्ट्रेस आई कैसे ना, हमने ये मेन चीज देखनी है ना। जैसे देखो ना, डॉक्टर लरेह कह रही थी सर कॉल के ऊपर कोई ऐसी बात हुई होगी, मतलब कोई ऐसी बैड न्यूज हमारे पास उस पेशेंट को मिली होगी। जैसे लेट्स सपोज किसी ने कहा कि भाई आपका ब्रेकअप हो गया, जो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मैं आपको छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है, या उसकी वाइफ ने कहा कि मैं आपको सर छोड़ ये के तो जा गुड न्यूज़ है, ये तो गुड न्यूज़ है। रही हूँ। या कोई वो एक्सीडेंट की खबर सुन लेता है, या कोई फैमिली में डेथ हो जाती, ठीक है, तो कॉल के ऊपर उसने कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेस वाली बात सुनी है जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आए। जब स्ट्रेस आएगी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, उसकी हार्ट की डिमांड इंक्रीज होगी। जब हार्ट की डिमांड इंक्रीज होगी, देयर इज a 70% ऑब्स्ट्रक्शन एंड दैट डिमांड इज नॉट फुलफिल्ड बाय द coronary arteries बिकॉज ऑफ द 70% ऑब्स्ट्रक्शन। तो ये जो पेशेंट का केस होता है ना, और बच्चे हमेशा ये सोचते रहते हैं कि सर वो एक्सरसाइज करेगा तो उसको पेन होगा। भाईजान ये भी इस तरीके से भी पेशेंट की बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आ सकती है। अभी अगर बैठे बैठे मैं किसी से यहाँ से उसका नाम लेके कहूँ कि चलो जी वीडियो अपनी ऑन करो और मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो, तो आपकी बॉडी के ऊपर भी उसी टाइम स्ट्रेस आ जाना है। और अल्लाह ना करे अगर अगर किसी की पेशेंट की कोरोनरी आर्टरीज में कुछ 50-60% ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको चेस्ट पेन होना भी स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये सिनेरियो आपने जरूर याद रखना है। इट्स नॉट ऑलवेज रिलेटेड विद द एक्सरसाइज, ठीक है। तो इसके लिए जो आपकी फर्स्ट ने बड़ा प्यारा वर्ड यूज किया हुआ है एक्सर्शन, कि जब आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आता है, ठीक है जी। इन क्लासिक डिस्ट्रीब्यूशन रिजॉल्विंग विद रेस्ट, जब आप रेस्ट करोगे तो ठीक हो जाएगी। और जब आप नाइट्रोग्लाइसिन जो कि वैजोडायलेटर होता है वो यूज करोगे तो इससे भी पेशेंट ठीक हो जाता है। इसलिए सर जी ना ही कहना। तो रिजॉल्विंग विद रेस्ट एंड नाइट्रोग्लाइसिन, देखो जी, अगर रेस्ट करने के ऊपर और नाइट्रोग्लाइसिन लेने के ऊपर पेशेंट ठीक होता है, इसका मतलब है पेशेंट में स्टेबल अंजाइना है। अब आप मुझे बताएंगे व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लाइसिन, नाइट्रोग्लाइसिन किस तरह काम करती है। हाँ जी, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रोग्लाइसिन। सर पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेगी। और नहीं हो प्रीलोड कम हो पैरस, जाता है। क्या कम प्रीलोड हो कम जाता हो है। प्रीलोड कम हो प्रीलोड जाता है। वेरी गुड डॉक्टर, जरा आप कैसे कम हो जाता है। वैसोडाइलेटर है, वेनस डायलेटर है, इस वजह से वीनस वेरिजो, डायलेडो। वेरी गुड डॉक्टर, डॉक्टर जरियाब यू आर ग्रेट टुडे। आज बड़े एक्टिव बैठे हुए, लगता है क्लास से बाहर बैठे हुए आप। तो डॉक्टर जरियाब ने कहा कि सर जो नाइट्रोग्लाइसरीन है ये हमारे पास क्या करती है, ये वेन्स को, स्पेसिफिकली आपकी वेन्स को डायलेट करती है। जब ये वेन्स को डायलेट करती है तो हमारे पास, आपको पता है ना, जो वेन्स होती हैं दे आर द स्टोरेज ऑफ द ब्लड। आप वेन्स के अंदर ब्लड को स्टोर कर सकते हो। अब देखो मैंने आपकी इंफीरियर वेना केवा को डायलेट कर दिया है, अब इंफीरियर वेना केवा में ना ज्यादा ब्लड रहेगा। जब इंफीरियर वेना केवा में ज्यादा ब्लड रहेगा ना तो आपकी वीनस रिटर्न कम होती है, आपके राइट एट्रियम में कम ब्लड जाता है। जब राइट एट्रियम में कम ब्लड जाता है तो एट द एंड आपके पास जो प्री डायस्टोलिक वॉल्यूम होता है ना, जिसको हम प्री लोड कहते हैं, वो प्री लोड भी आपका कम हो जाता है। जब प्री लोड कम होता है तो आपके हार्ट को कम काम करना पड़ता है उस ब्लड को बाहर निकालने के लिए। तो जब आपको कम काम करना पड़ेगा तो जो आपकी ऑक्सीजन की डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। तो जो आपको थोड़ा सा ब्लड मिल रहा है आप उससे गुजारा कर लोगे, ठीक है जी। सो दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नाइट्रोग्लाइसिन। आगे आते हैं कि सर अनस्टेबल अंजाइना क्या होता है। देखिए जी, सबसे पहले तो आपने बात यहाँ पर याद रखनी कि अनस्टेबल अंजाइना के अंदर हमारे पास मोर देन 90% क्या होती है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है। कितनी ऑब्स्ट्रक्शन होती है, मोर देन 90%, ठीक है जी। इसलिए वो वर्ड यूज करते हैं कि सर थ्रोम्बोसिस विद इनकम्प्लीट कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन, मतलब कंप्लीट कोरोनरी आर्टरी ऑक्लूजन आपके अनस्टेबल अंजाइना में भी नहीं होती, उसमें भी इनकम्प्लीट होती है। लेकिन वो स्टेबल अंजाइना से ज्यादा होती है, मतलब कि 90-95% इतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। अब जब इतनी ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है तो आपके हार्ट को सिर्फ कुछ 4-5% ब्लड ही मिल रहा है या 10% ब्लड मिल रहा है। लेकिन वो 10% आपके हार्ट की जो रेस्ट के अंदर भी डिमांड है वो भी 20% ब्लड की डिमांड होती है। अब वो 20% भी उसकी फुलफिल नहीं हो रही, सिर्फ उसको 5 या 10% ब्लड मिल रहा है। जब जो उसको 5 या 10% ब्लड मिलेगा तो पेशेंट को रेस्ट के अंदर भी सिम्टम्स आएंगी और पेशेंट को एक्सरसाइज के दौरान भी सिम्टम्स आएंगी या एक्सर्शन के दौरान भी सिम्टम्स आएंगी, बिकॉज देर इज नो टोटल ब्लड सप्लाई और देर इज नो कंप्लीट ब्लड सप्लाई टू द कोरोनरी आर्टरीज और योर मायोकार्डियम। जितनी आपको चाहिए थे भाई वो भी नहीं मिल रही, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अनस्टेबल अंजाइना वाले पेशेंट के अंदर सर क्या होता है कि उसको रेस्ट के अंदर भी और एक्सर्शन, जब एक्सरसाइज करता है तो और ज्यादा उसकी पेन क्या हो जाती है, वर्स हो जाती है, ठीक है, क्योंकि इसमें ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होती है, मोर देन 90%। तो यहां पर वो लिखता है सर इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ द चेस्ट पेन और एनी चेस्ट पेन एट रेस्ट, ठीक है जी। तो वो कह रहे हैं कि भाई जब वो एक्सरसाइज करता है तो उसकी पेन की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है, उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हो जाती है और रेस्ट के दौरान भी ये पेशेंट को पेन होती है, ठीक है।
लेकिन एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो उन्होंने आगे लिखी है, नो कार्डिक बायोमार्कर एलिवेशन, कि इसके अंदर आपके पास जो कार्डिक बायोमार्कर है ना, जो ट्रोपोनिन और CK-MB है, वो एलिवेट नहीं होते, क्योंकि वो तो तब भी एलिवेट होंगे ना जब आपके सेल की नेक्रोसिस होती है। तो यहाँ पर सेल की नेक्रोसिस नहीं है, सेल हमारे पास लेट हाइबरनेशन में चला गया है, मतलब कि उसको 5-10% सप्लाई मिल है, लेकिन वो अभी जिंदा है। ठीक है, जैसे हम लेट्स सपोज हम रोजे वाली एग्जांपल लेते हैं कि मगरिब से पहले पहले क्या होता है सर, हमसे चला भी नहीं जाता। ठीक है, अब कोई काम भी नहीं होता, हमसे पढ़ा भी नहीं जाता, अफ्तारी भी नहीं बनाई जाती, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप मर गए, इसका ये मतलब तो नहीं है ना। सिर्फ क्या हुआ कि सर हमारा जो फंक्शन था वो फंक्शन हमारे से सही से प्रॉपरली परफॉर्म नहीं होगा। अब आप कहेंगे सर अफ्तारी से पहले चला नहीं जाता और अफ्तारी के बाद उठा नहीं जाता, तो लेकिन वो जो अफ्तारी के बाद वाला ना उठना है ना, वो तो जानबूझ के हमारे अंदर हड हरामी है। उसका भी रीजन बताएंगे डॉक्टर साहब, परेशानी होना आते हैं। तो देखिए, बात बताने का मकसद है कि यहाँ पर आपकी जो ब्लड सप्लाई है ना, वो 90% कम हो चुकी है, लेकिन ये है कि वो टोटली 100% हमारे पास ब्लड सप्लाई कम नहीं हुई, इसलिए सेल की डेथ नहीं होती, कुछ ना कुछ उसको ब्लड सप्लाई मिल रही होती है। ठीक है, वर्सेस नॉन एसटी सेगमेंट एलिवेशन स्टेमी, मतलब क्या कह रहा है कि जैसे स्टेमी या नॉन स्टेमी के अंदर बायोमार्कर्स इंक्रीज होते हैं ना, ऐसे हमारे पास अनस्टेबल अंजाइना के अंदर नहीं होते। ठीक है, तो स्टेबल में क्या है सर, स्टेबल के अंदर सिर्फ एक्सरसाइज में पेन होगी, अनस्टेबल में रेस्ट के अंदर भी होगी, और एक्सरसाइज के दौरान में ज्यादा वर्स पेन हो जाएगी उस पेशेंट की। ठीक है, फिर इसके लिए हम वो स्ट्रेस टेस्ट वगैरह सारे करते हैं, क्लिनिकल के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर पता होगा इस चीज का। अब आगे आते हैं कि सर हमारे पास एक तीसरी टाइप होती है वैजोस्पास्टिक, जो मैं आपको वर्ड यूज कर रहा था ना कि ये कंस्ट्रिक्शन की वजह से भी पेशेंट के अंदर क्या हो सकता है, उसकी हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो सकती है। तो वो जो वैजो कंस्ट्रिक्शन होती है ना आपकी कोरोनरी आर्टरीज की, उस टाइप को हम कहते हैं वैजोस्पास्टिक अंजाइना, जिसको हमारी ज्यादातर बुक्स में लिखा हुआ है, या जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रिंस मेटल अंजाइना, जिसको आपकी पैथोमा ने यूज की है। ठीक है, तो सर वैजोस्पास्टिक अंजाइना जिसका मतलब कि ऐसा अंजाइना जिसके अंदर ब्लड की वैजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, और प्रिंस मेटल अंजाइना ऐसा वही सेम ही टाइप है कि जिसके अंदर हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरीज है इसकी कंस्ट्रिक्शन हो रही है। अब यहाँ पर देखो कोई प्लैक वगैरह की फॉर्मेशन नहीं हो रही, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपकी ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट कर रही है। जब आपकी ब्लड वेसल्स के अंदर कंस्ट्रिक्शन होगी, यहाँ जब उनके अंदर वैजोस्पास्टिसिटी हो जाएगी, तो उसकी वजह से भी आप नोटिस करो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे ल्यूमन कम हो जाएगा। जब ल्यूमन कम होगा तो आपके हार्ट की तरफ ब्लड सप्लाई कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई कम होगी तो उस पेशेंट के अंदर भी हमें अंजाइना वाली सिम्टम्स नजर आएंगी। अब इसको हम यहाँ से देख लेते हैं कि सर असल में रीजन क्या है। अकर्स एट रेस्ट, रेस्ट के अंदर भी होगा। सेकेंडरी टू कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, सर यहाँ पर प्लेग की फॉर्मेशन नहीं होती। देखो पेशेंट आपके पास बिल्कुल यंग होगा, कोई ओबेसिटी नहीं होगी, कोई डायबिटीज मेलाइटिस नहीं होगा, लेकिन स्टिल पेशेंट को क्या होगा, कभी कभी चेस्ट पेन होगी। ये ट्रांजिएंट अंजाइना होता है, मतलब कभी पेन ठीक होती है, कभी पेन पेशेंट को ना होना शुरू हो जाती है। सॉरी, लेकिन उसके कुछ ना ट्रिगर्स होते हैं। तो पहली चीज जो आपने समझनी है कि सर इस पेशेंट को यहाँ पर रेस्ट के अंदर भी पेन हो सकती है, और दूसरे नंबर जब हमने उस पेशेंट का लेट्स सपोज एंजियोग्राफी करवाई तो हमें कोई प्लैक वगैरह की फॉर्मेशन नजर नहीं आई थी। और दूसरे नंबर ये जो पेन थी ये एपिसोडिक पेन होती है, ये ऐसा नहीं होता कि एक दफा पेन हुई तो वो कंटिन्यूसली होती रहती है, ऐसा नहीं होता। आपके प्रिंस मेटल अंजाइना के अंदर ये पेन एपिसोडिक होती है, ये चीज आपने जरूर याद रखनी। मैं यहाँ पर ये वर्ड लिख देता हूँ, एपिसोडिक पेन, एपिसोडिक पेन। जैसे आपको एपिसोडिक हाइपरटेंशन होती है ना, इसी तरह एपिसोडिक आपको अंजाइना भी होती है। और अगर एपिसोडिक अंजाइना या ट्रांजिएंट अंजाइना हो तो उसको हम प्रिंस मेटल या वैजोस्पास्टिक अंजाइना कहते हैं। हाँ जी, ऐसी कौन सी टाइप होती है जिसके अंदर पेशेंट को एपिसोडिक हाइपरटेंशन होती है, कौन सी डिजीज होती है? एपिसोडिक अंजाइना का तो मैं पता चल गया प्रिंस मेटल अंजाइना है, और जो एपिसोडिक हाइपरटेंशन होती है वो किस डिजीज में होती है? एपिसोडिक हाइपरटेंशन। हाँ जी, तो मतलब कभी हाइपरटेंशन बहुत, ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाता है, कभी पेशेंट का ठीक हो जाता है। एपिसोडिक हाइपरटेंशन आपको किस डिजीज में मिलती है? बहुत कॉमन डिजीज है यार, आपने हर तकरीबन हर स्टूडेंट ने नाम सुना होगा। नो आइडिया। फियोक्रोमोसाइटोमा का नाम सुना होगा आप लोगों ने? फियोक्रोमोसाइटोमा, जो आपके एड्रीना मेडुला के अंदर ट्यूमर बनता है ना, तो फियोक्रोमोसाइटोमा हमारे पास ऐसी डिजीज होती है, ऐसा ट्यूमर होता है जिसके अंदर पेशेंट को एपिसोडिक हाइपरटेंशन होती है। ठीक है, तो अगर आपके पास एपिसोडिक अंजाइना होगा तो वो प्रिंस मेटल अंजाइना होती है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं सर ट्रांजिएंट इस्केमिक एसटी चेंजेस ऑन ईसीजी। जब आप ये वैजोस्पास्टिक
हाइपरथायरॉइडिज्म के अंदर ब्रदर एपिसोडिक हाइपरटेंशन नहीं होती, उसके अंदर ये होता है कि आपका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, डायस्टोलिक कम होता है, तो वो पल्स प्रेशर उस पेशेंट में इंक्रीज हो रहा होता है, तो लेकिन उसमें एपिसोडिक नहीं होती, कंटिन्यूस होती है। दूसरा हमें बताते हैं कि सर ट्रांजिएंट इस्कीमिक एसटी चेंजेस। देखिए आपने एक बात याद रखनी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मुझे यहाँ पर स्पेस थोड़ी सी चाहिए, चलेंगे ऊपर स्पेस है हमारे पास। दो तीन मैं चीजें यहाँ पर लिखने लगा हूँ, आपने साथ साथ लिख लेनी। ईसीजी चेंजेस, स्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट की अगर मैं ईसीजी कराऊंगा तो मुझे क्या चेंजेस मिल सकती है? स्टेबल एंजाइना, ठीक है। उसके बाद अनस्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट की हमें ईसीजी चेंजेस क्या मिल सकती है? अनस्टेबल एंजाइना, ठीक है। तीसरे नंबर पर आता है प्रिंस मेटल एंजाइना, या जिसको हम कहते हैं वेजोस्पास्टिक एंजाइना, वेजोस्पास्टिक एंजाइना। अब वेजोस्पास्टिक एंजाइना वाले पेशेंट के अंदर, वेजोस्पास्टिक एंजाइना वाले पेशेंट के अंदर क्या ईसीजी चेंजेस आएंगी? स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट के अंदर क्या चेंजेस आएंगे? देखो बच्चों, सबसे पहले जो स्टेबल एंजाइना वाला पेशेंट होता है ना, इसकी मतलब कि जो ईसीजी होती है ना, ये नॉर्मल होती है, नॉर्मल ईसीजी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर तो ये होती है नॉर्मल ईसीजी, ठीक है। इसके बाद फिर जब नॉर्मल ईसीजी आती है ना, तो हम इस पेशेंट का फिर स्ट्रेस इंड्यूस्ड टेस्टिंग करवाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना, देखिए पहले मैंने कहा कि नॉर्मल, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर नॉर्मल ईसीजी होती है, लेकिन जब आप इस पेशेंट का स्ट्रेस इंड्यूस्ड टेस्ट वगैरह करवाते हैं ना, तो फिर आपको ईसीजी के ऊपर चेंजेस नजर आते हैं, क्योंकि मसला तो है ना, कोरोनरी आर्टरी में ऑब्स्ट्रक्शन तो है ना उस पेशेंट के अंदर। इसलिए जो स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना, आपको इस पेशेंट की ईसीजी के ऊपर एसटी डिप्रेशन मिलेगा। जो एसटी वेव है ना, उस एसटी वेव का आपको डिप्रेशन मिलेगा। ये मैं ईसीजी आपको कल परसों कराऊंगा ना पैथोलॉजी के अंदर, तो वहां पर एसटी एलिवेशन आपको कैसे नजर आती है, एसटी डिप्रेशन आपको कैसे नजर आएगा, वो आपको इंशाल्लाह वहां पर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल अपने याद रखना है कि स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना वाले पेशेंट के अंदर हमें एसटी डिप्रेशन ईसीजी चेंजेस नजर आती हैं। वेजोस्पास्टिक के अंदर आपने याद रखना कि यहाँ पर आपको एसटी एलिवेशन मिलती है। वेजोस्पास्टिक एंजाइना वाले पेशेंट के अंदर आपको एसटी एलिवेशन मिलती है, ठीक है जी। एसटी एलिवेशन आपने यहाँ पर याद रखनी है। तो ये स्टेबल और अनस्टेबल एसटी डिप्रेशन है, और वेजोस्पास्टिक एंजाइना के अंदर, क्योंकि यहाँ पर बड़ी सर ऐसा क्यों है उसमें एसटी डिप्रेस में इसमें एलिवेट यार इसके पीछे, जी 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 डॉक्टर साहब, इसका प्रॉपर रीजन है। एसटी डिप्रेशन के अंदर पता क्या होता है? सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया होता है। जब भी पेशेंट के अंदर सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया होता है ना, सब एंडोकार्डियल, अभी मैं आपको बताता हूँ सब एंडोकार्डियल का क्या मतलब। सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया कि सिर्फ जब आपके हार्ट की एक लेयर ही डैमेज हो रही होती है ना, तो उसकी वजह से जो आपको ईसीजी चेंजेस नजर आती हैं, उसमें आपको एसटी डिप्रेशन नजर आता है, जब भी सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया होता है, ठीक है। जब आपके पास ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया होता है ना, मतलब कि पूरी जो हार्ट की लेयर है, जैसे यहाँ पर आप देखो, ये है सब एंडोकार्डियल, ये देखो पूरी हार्ट जो आपकी लेयर है ना मायोकार्डियम, वो पूरी मायोकार्डियम में इफेक्ट नहीं हो रही, लेकिन उसका जो थोड़ा सा पार्ट है ना, वो इफेक्ट हो रहा होता है। जब थोड़ा सा पार्ट इफेक्ट होता है ना, तो उसकी वजह से आपको एसटी डिप्रेशन नजर आता है। जब आपके पास पूरी मायोकार्डियम इफेक्ट हो जाती है ना, जैसे आपको ये ट्रांसम्यूरल, जिसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं, तो ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया की वजह से आपको एसटी एलिवेशन मिलती है, ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया। तो व्हेनेवर देयर इज अ ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया, उसकी वजह से फिर आपको एसटी एलिवेशन मिलती है। अब ये एसटी एलिवेशन मिलती क्यों है डॉक्टर साहब? चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ। लेट्स सपोज एसटी एलिवेशन, देखो हम स्टेमी, जो हमारे पास मायोकार्डियल इंफार्क्शन का पेशेंट होता है ना, उसमें आपको एसटी एलिवेशन मिलती है। और वो आपको एसटी एलिवेशन पता क्यों मिलती है? एक बात आपने फिलहाल यहाँ पर याद रखनी है कि एसटी एलिवेशन सर मिलने का रीजन ये होता है कि पेशेंट की जो नेक्रोटिक पार्ट होता है ना, क्योंकि मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर तो सेल की नेक्रोसिस हो चुकी होती है, जो जिस सेल की आपके पास नेक्रोसिस होती है ना, वहां पर जो डीपोलराइजेशन होती है वो बड़ी स्पीड के साथ होती है। एक मेरे पास नॉर्मल सेल है जिसके अंदर डीपोलराइजेशन होने में टाइम लगता है, और दूसरे नंबर पर जो आपके पास अफेक्टेड पार्ट होता है ना, सर उस पार्ट से। आपने कहा था कि एंजाइना में नेक्रोसिस नहीं होती, तो ये एंजाइना की टाइप्स हैं, तो थर्ड वाली में क्यों हो रही है नेक्रोसिस? सर मेरी बात सुने, प्रिंस मेटल अंजाइना के अंदर अब यहाँ पर नोटिस करो कि इस पेशेंट के अंदर ना वेजोस्पाज्म होता है, यहाँ पर वेजोस्पाज्म होता है। वेजोस्पाज्म की वजह से जो ब्लड सप्लाई होती है, मैंने कहा वो ट्रांजिएंट टोटल ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती है।
ऊपर तो हमने बात ही नहीं की कि इसके अंदर तो हो ही नहीं रही, स्टेबल एंजाइना या अनस्टेबल एंजाइना के अंदर तो नहीं हो रही। लेकिन जो आपके पास वैजोस्पास्टिक एंजाइना है ना, यहाँ पर वैजोस्पाज्म कंप्लीट हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए होता है। ब्लड सप्लाई मैंने क्या किया है, कंप्लीट कट ऑफ कर दिया, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होती है। जो हमारे पास पेशेंट के अंदर, और यहाँ पर हमारे पास क्या है कि इस पेशेंट के अंदर वो थोड़ी देर के लिए हाइबरनेशन के अंदर ये जाता है। पेशेंट के जो सेल्स होते हैं, जो एमआई का पेशेंट है ना, उस सेल की तो कंप्लीट नेक्रोसिस हो चुकी होती है, ठीक है। उसकी वजह से पेशेंट के अंदर हमें हमेशा क्या नजर आता है, एसटी एलिवेशन नजर आती है, टी वेव की इन्वर्जन नजर आ रही है, उसके अंदर हमें डीप क्यू वेव नजर आती है। लेकिन ये जो वैजोस्पास्टिक एंजाइना का पेशेंट है ना, यहाँ पर क्या होता है सर, वैजोस्पाज्म है, ये देखो, ये वैजोस्पाज्म है। कंप्लीट ब्लड सप्लाई हमारे पास क्या होगी, कट ऑफ होगी। जब कंप्लीट ब्लड सप्लाई कट ऑफ होती ना, तो एसटी एलिवेशन बता रही होती कि भाईजान इस पेशेंट की ब्लड सप्लाई क्या हो गया, टोटली कट ऑफ हो गई। लेकिन वो सेल हमारे पास फिर आगे कंप्लीट नेक्रोसिस के अंदर क्यों नहीं जाता, क्योंकि थोड़ी देर बाद उसकी ब्लड सप्लाई दोबारा रीपरफ्यूज हो जाती। अब एमआई के जो पेशेंट होते हैं उनकी ब्लड सप्लाई खुद ब खुद रीपरफ्यूज नहीं होती, हमें उनको रिवस्कुलराइजेशन करवानी पड़ती है। लेकिन वैजोस्पास्टिक एंजाइना वाले पेशेंट, इनमें थोड़ी देर के लिए वैजोस्पाज्म आता है, वो फिर खुद ही ठीक हो जाता है, मतलब रीपरफ्यूजन हो जाती है। तो सेल जो क्या होता है, सेल की आगे डेथ होने से वो बच जाता है, लेकिन उसकी ब्लड सप्लाई 100% उसकी ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होती है। और वो कंप्रोमाइज होने की वजह से ट्रांजिएंट एसटी एलिवेशन हमें नजर आता है। लेट्स सपोज पेशेंट आपके पास आता है, मैं उसकी जब ईसीजी करूंगा वैजोस्पास्टिक एंजाइना वाले, वहां पर मुझे एसटी एलिवेशन नजर आ रही है, मैं थोड़ी देर बाद दोबारा जब उसकी ईसीजी कराऊंगा ना, वो मुझे ईसीजी नॉर्मल नजर आएगी। क्यों? क्योंकि सर उस पेशेंट के लिए, उस पेशेंट के अंदर थोड़ी देर के लिए सिम्टम्स आती हैं, ट्रांजिएंट एपिसोडिक एंजाइना आता है उस पेशेंट के लिए, ठीक है। ये इसके पीछे रीजन होता है। नेक्स्ट आते हैं, क्योंकि अब हम ये तो नहीं ना कहते कि सर वैजोस्पास्टिक एंजाइना वाले पेशेंट के अंदर फिर अगर नेक्रोसिस हो रही है तो इसके अंदर फिर सीकेएमबी और ट्रोपोनिन भी इंक्रीज होना चाहिए, जो कि इंक्रीज नहीं होता। वो किसके अंदर इंक्रीज होता है, वो सर सिर्फ हमारे पास एमआई के पेशेंट्स के अंदर इंक्रीज होता है। इसमें सिर्फ वैजोस्पाज्म की वजह से ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होती है, वो ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होने की वजह से इस पेशेंट के अंदर हमें एसटी एलिवेशन नजर आती है, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं कि सर हमारे पास जो इस पेशेंट के वैजोस्पास्टिक एंजाइना वाला पेशेंट है ना, इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, वो रिस्क फैक्टर्स की वजह से ये ट्रिगर हो जाते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एस्मा वाला पेशेंट है, तो एस्मा वाले पेशेंट के अंदर जब उसको स्मोकिंग का एक्सपोजर होता है, जब उस पेशेंट को इन्वायरमेंटल चेंजेस का एक्सपोजर होता है, जब यहाँ वो पेशेंट जब एक्सरसाइज करता है, एस्मा वाला पेशेंट, तो उसको एस्मा की सिम्टम आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वो चीजें उसको ट्रिगर कर रही हैं। इसी तरह जो हमारे पास पेरिन्समेटल एंजाइना या वैजोस्पास्टिक एंजाइना है, इसके भी कुछ ट्रिगर्स होते हैं। ट्रिगर्स इसके कौन कौन से हैं? अगर ये पेशेंट कोकेन का यूज करेगा, भाई जान वैजोस्पास्टिक एंजाइना होना शुरू हो जाएगा। अगर ये पेशेंट हमारे पास एम्फिटामिन यूज करेगा, पेशेंट के अंदर ये ट्रिगर होगा वैजोस्पास्टिक एंजाइना, जिसकी वजह से पेशेंट को ये इसकी चेस्ट पेन वाली सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर पेशेंट अल्कोहल या ट्रिप्टेंस को यूज करता है, तो उसकी वजह से दीज आर आल्सो द यू शुड रिमेंबर द ट्रिगर्स ऑफ द पेरिन्समेटल और वैजोस्पास्टिक एंजाइना, जिसके अंदर सर कोकेन है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इन चीजों का, एम्फेटामिन या अल्कोहल ट्रिप्टन वगैरह कैसे करेंगे, ये थोड़ा सा बताइए। सर देखिए, जो कोकेन का अगर मैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको बताऊं ना, तो कोकेन एक्चुअली में क्या करती है, ये मेरे पास अगर एक न्यूरॉन है ना, और ये न्यूरॉन क्या करती है सर, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है, वी हैव द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और यहां से न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से एक तरफ से हमारे पास एपिनेफ्रिन और दूसरी तरफ से नोर एपिनेफ्रिन रिलीज हो रही है, ठीक है। एपिनेफ्रिन है, नोर एपिनेफ्रिन। अब ये न्यूरॉन से हमारे पास ये रिलीज हुई, न्यूरॉन्स की जो नर्व एंडिंग होती है, और आगे जाके ये जो हमारे पास मस्कुलर पार्ट है इसका, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होती है ना, जैसे न्यूरॉन आपके मसल्स को जाके ट्रिगर करती होती है, तो ये मेरे पास है मस्कुलर पार्ट, दैट इज द मस्कुलर पार्ट। अब देखो ऊपर से एपिनेफ्रिन रिलीज हो रही है और नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हो रही है, ये नीचे जाके आपके मायोकार्डियम को इफेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। मायोकार्डियम की कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज करवाते होते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स सपोज अगर आपने ट्रिप्टैन ली है या आपने क्या लिया है, कोकेन, कोकेन का ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि कोकेन पता क्या करती है, जो आपका एपिनेफ्रिन और नोरेपिनेफ्रिन होता है ना, न्यूरॉन्स के अंदर जाके इसके अपटेक को इनहिबिट कर देती है, इसके अपटेक को इनहिबिट कर देती है। जब यहाँ पर आपके पास है ये जो प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, हम इसको कहते हैं प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट, तो प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर ये जो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन, देखें कुछ एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन तो आगे जाके अपना काम कर देती हैं, और जो कुछ होते हैं ना उनको हम रीटेक कर लेते हैं, दोबारा न्यूरॉन्स के अंदर रीटेक कर लेते हैं, ताकि जो ज्यादा मायोकार्डियम ना उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी इंक्रीज ना हो जाए, तो वो जो एपिनेफ्रिन नोर एपिनेफ्रिन तो उसका रीअपटेक हो जाता है। असल में ये जो कोकेन है, कोकेन क्या करती होती है, आपकी एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन के रीअपटेक को रोकती है, एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन के रीअपटेक को रोकती है, एपिनेफ्रिन एंड नोर एपिनेफ्रिन। जब एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन का रीअपटेक रुकता है तो इनकी
यहाँ पर अमाउंट जो होती है ना प्री सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर, प्री सिनेप्टिक लेफ्ट के अंदर इनकी अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। जब यहाँ पर आपके पास एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन की अमाउंट इंक्रीज होगी तो जो ज्यादा न्यूरॉन्स हैं वो हमारे पास आगे मसल्स को एक्टिवेट करती हैं, जो अगर आपके पास ज्यादा मसल्स एक्टिवेट होंगे सो दिस कैन लीड टू द इंक्रीज demand of the oxygen, and to fulfill that demand there is the vasoconstriction of your blood vessels। ठीक है, तो ये न्यूरॉन्स के अंदर में प्रॉब्लम आ रही है कि न्यूरॉन्स आपके पास ज्यादा एक्टिवेट हो रही है, और वो न्यूरॉन्स क्या करेंगे, वो आगे जाके आपके मसल्स को और आगे जो हमारी ब्लड वेसल्स है उनको ज्यादा एक्टिवेट करते हैं। तो ये इनके पीछे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। इसीलिए तो जो पेशेंट्स कोकेन यूज करते हैं ना, असल उनके अंदर हमें हार्ट अरेस्ट भी नजर आता है। क्यों? क्योंकि उन कोकेन यूज करने वाले पेशेंट की जो हार्ट की एक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा एलिवेट हो जाती है। उसका रीजन क्या होता है? एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन का रीअपटेक इनहिबिट हो जाता है। इसी तरह आपके पास एम्फीटामिन भी आपकी डायरेक्टली न्यूरॉन्स को जाके एक्टिवेट करती है। एम्फीटामिन को हम कौन सी डिजीज के अंदर यूज करते हैं? कैन एनीवन टेल मी? एम्फीटामिन जो ड्रग हम इसको कहां पर यूज करते हैं? For which disease amphetamine is a drug of choice, or we can use amphetamine in that disease, जो बड़ी कॉमन है। चले मैं आपको एक और हिंट दे देता हूँ। न्यूजीलैंड की जो अभी टीम है ना, उसके एक प्लेयर के अंदर है, उसका जो एक प्लेयर है बड़ा मतलब कि वो फेमस प्लेयर है, उसको वो डिजीज भी है। हाँ जी, वही इतनी देर में तो बंदा सर्च करके ही बता देता है, अल्लाह के बंदो। लड़कियों की तो सर्च वैसे वैसे बहुत तेज होती है, आप लोग सर्च करके भी नहीं बता सकते। ओ माय गॉड, शी वांट टू यूज फॉर ओबेसिटी। मैडम ओबेसिटी के लिए ओरलीस्टैट ड्रग्स यूज करते हैं, ओरलीस्टैट। नार्कोलेप्सी जी, नार्कोलेप्सी के लिए यूज करते हैं, वेरी गुड, नार्कोलेप्सी के लिए यूज करते हैं। लेकिन जो इसको हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं ना, वो जो आपके पास अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है ना, कौन सा सर? अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी जो डिसऑर्डर होता है ना, जो न्यूजीलैंड की टीम का प्लेयर है ना, क्या नाम है उसका, गिलियन फिलिप्स है, जो आजकल बड़े कैच पकड़ रहे हैं, उस बंदे के अंदर ये अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर उस पेशेंट के अंदर, बिल्कुल। तो ये एम्फीटामिन वो यूज कर सकता है। वैसे इसके अलावा और भी होती हैं, तो ये एम्फीटामिन हम यूज करते हैं। असल में नार्कोलेप्सी के अंदर हम पता है इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास ना न्यूरोलॉजिकल स्टिमुलेंट है, ये आपके ब्रेन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल और ट्रिप्टेंस। ट्रिप्टेंस का आपको पता है कि ट्रिप्टेंस को हम कहाँ पर यूज करते हैं? चलो ये तो सिंपल सा यार, ये तो बता दो, ट्रिप्टेंस को हम कहाँ पर यूज करते हैं? सर माइग्रेन। माइग्रेन, वेरी गुड डॉक्टर बुखारी। डॉक्टर बुखारी कहते हैं सर सोमाट्रिप्टन को हम माइग्रेन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है। ठीक है, तो जो लोग सोमाट्रिप्टन ले रहे हैं या एम्फीटामिन या कोकेन लेते हैं और उनके अंदर प्रिंस मेटल एंजाइना है, तो उसको ट्रिगर करेगा और उनमें पेशेंट में चेस्ट पेन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो आपने उनको रीएश्योर करने के भाईजान टेंशन नहीं लेनी आपने, ये हमारे पास एपिसोडिक है, मसला नहीं है वो, लेकिन आपने एंजियोग्राफी करने के बाद करना, ये नहीं कि उसको रीश्योर कर देना पेशेंट को एमआई और उसको आप रीश्योर कर देना तुझमें वैसोस्पास्टिक एंजाइना। ठीक है, लेकिन जब तक एंजियोग्राफी वगैरह आप नहीं कर लेते तब तक रीश्योर आपने नहीं करना। ठीक है, अब आगे आते हैं कि सर ये जो मेरे पास वैसोस्पास्टिक एंजाइना वाला पेशेंट है, इसके लिए मैं कौन सी ड्रग्स यूज करता हूँ, इसका जो हमारे पास ट्रीटमेंट है वो क्या है? तो भाईजान इसका ट्रीटमेंट क्वेश्चन काफी जगहों पर पूछा जाता है, वो है हमारे पास कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स। कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स, क्योंकि आपको पता है ना कि कैल्शियम चैनल्स, जो कैल्शियम है वो सेल के अंदर जाके वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाती है ना, तो हम उस पेशेंट को कैल्शियम चैनल्स ब्लॉकर्स देते हैं। आप नाइट्रेट्स दे सकते हो, नाइट्रेट्स भी वैसो डायलेटर है। और जो मेन चीज है जो आपके पास रिस्क फैक्टर है इसका, वो है स्मोकिंग। शायद ऊपर उन्होंने लिखा हुआ था, ये देखो, स्मोकिंग इज द मेन रिस्क फैक्टर दैट कैन कॉज द प्रिंस मेटल एंजाइना। तो आपने स्मोकिंग सीसेशन भी करवानी है, स्मोकिंग उस पेशेंट की रखवानी है। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास वैसोस्पास्टिक या प्रिंस मेटल एंजाइना। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, आई थिंक पेथोमा ने भी ये वाला वर्ड यूज किया पर। आगे आते हैं सर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, अब आते हैं जी एमआई के ऊपर। वैसे जो एमआई का मेन टॉपिक है ना, ये हमारा आई थिंक इससे नेक्स्ट वाला जो है ना, उसके अंदर पूरी डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर ना इन्होंने डिफरेंशियल डायग्नोज बनाने के लिए ना स्टेबल अनस्टेबल एंजाइना और एमआई के अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए ना यहाँ पर थोड़ा सा लिखा हुआ, लेकिन ये टॉपिक आगे मेन दिया हमारे पास है। ठीक है, तो जो थोड़ा सा इन्होंने डिफरेंशियल डायग्नोज दिया हम उसको यहाँ पर पढ़ लेते हैं। मोस्ट ऑफन ड्यू टू द रप्चर ऑफ कोरोनरी आर्टरी एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक। बात आ गई ना। अब देखो बच्चों, अब पूरी बुक्स में बार बार यूज करेंगे वो प्लेक का वर्ड,
वर्ड यूज करेंगे प्लेक का, लेकिन हमने पूरी इसकी फॉर्मेशन देखी हुई है कि प्लेक की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो आपके पीछे वाले टॉपिक्स हैं वो आगे वाले टॉपिक्स को समझने के अंदर आपको काफी ज्यादा हेल्प करते होते हैं। तो आगे ये सिर्फ हमारे पास ना, ये फर्स्ट एड का मैं आपको एक रूल बता देता हूँ, ये एक दफा टॉपिक बताते हैं, फिर आगे सिर्फ उसका वर्ड यूज करते हैं। जैसे उन्होंने यहाँ पर भी मतलब सिर्फ प्लैक का वर्ड यूज किया हुआ है, और हमने उसमें पूरी प्लैक की फॉर्मेशन देखी थी कि सर स्टेबल प्लैक होता है, अनस्टेबल प्लैक होता है, ठीक है। तो जब आपके पास प्लैक की रप्चर होता है ना, देखो मेन चीज है ये, जब आपका प्लैक रप्चर करता है ना, तो रप्चर होने के बाद, और ये कौन सा प्लैक रप्चर करेगा, ये कौन सा प्लैक रप्चर करेगा, हाँ जी जल्दी जल्दी बता दें, विच ऑफ टाइप ऑफ द प्लैक इज मोर प्रोन टू रप्चर, जल्दी बता दीजिए। अनस्टेबल प्लैक, वेरी गुड डॉक्टर हनान। डॉक्टर हनान कह रहे हैं कि सर जो अनस्टेबल प्लैक होता है ना, उसके रप्चर होने का चांस ज्यादा होता है, और जब ये हमारे पास अनस्टेबल प्लैक रप्चर होगा तो उसके ऊपर थ्रोम्बोसिस होगी, प्लेटलेट्स आके लगेंगी, और जब उनके ऊपर प्लेटलेट्स आके लगेंगी तो हमारे पास 100% ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है कोरोनरी आर्टरी की, ठीक है। तो एमआई के अंदर आपने याद रखना है, देयर इज 100% ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज फॉर लॉन्ग टाइम, ठीक है, ज्यादा देर के लिए, ठीक, जब तक आप उसको रिपरफ्यूज नहीं करते। अब ये हो क्यों ना सर, एक्यूट थ्रोम्बोसिस, देखो यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं थ्रोम्बोसिस का, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम तो वो प्लैक की फॉर्मेशन कर रहे, तो ये थ्रोम्बस बना रहा है इसके ऊपर। थ्रोम्बस का मतलब होता है क्लॉट, खून का लोथड़ा बन जाना। अब इसी बात को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। सर ये बना हुआ है आपका प्लैक, ठीक है, ये क्या बना हुआ है, प्लैक है, और इस प्लैक के अंदर क्या है सर, लिपिड्स हैं सारे, ठीक है। और हमने कहा कि सर ये जो आपने प्लैक बनाया है ना, ये प्लैक हमारा है अनस्टेबल, इसके ऊपर कोई ज्यादा कैल्सिफिकेशन या जो फाइब्रस कैप है वो ज्यादा स्टेबल नहीं है, तो ये प्लैक हमारे पास क्या है, अनस्टेबल है। और अनस्टेबल प्लैक का क्या नुकसान होता है सर, कि ये प्लैक हमारा रप्चर हो सकता है, ये प्लैक हमारे पास रप्चर हो सकता है। जब ये प्लैक आपका रप्चर होगा ना, तो मेन कहानी तब स्टार्ट होगी, ये आपके पास लिपिड्स है, ऊपर से जो फाइब्रस कैप था वो रप्चर हो गया, ऐसे फाइब्रस कैप ऊपर से रप्चर हो गया। अब इसके बाद रप्चर होने के बाद पता है बच्चों क्या होते हैं, क्योंकि आपका ब्लड तो यहाँ से मूव कर रहा होता है ना, और ब्लड के अंदर होते हैं प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स। वो प्लेटलेट्स जब फैट्स को यहाँ पर एक्सपोजर देखते हैं ना फैट्स का, तो उसी टाइम जो वो प्लेटलेट्स वो क्या करेंगे, यहाँ पर आकर डिपोजिट होना शुरू हो जाएंगे। जब यहाँ पर आकर डिपोजिट होना शुरू हो जाएंगे तो दे फॉर्म द थ्रोम्बस ऑन द प्लैक, तो आपके पास थ्रोम्बस के ऊपर क्या हो जाता है सर, प्लैक की फॉर्मेशन हो जाती है। जब थ्रोम्बस के ऊपर प्लैक की फॉर्मेशन होती है, तो नाउ यू कैन सी देयर इज 100% सील कट ऑफ ऑफ ब्लड सप्लाई, तो यहाँ पर आपके पास बिल्कुल 100% ब्लड सप्लाई क्या होगी है, कट ऑफ होगी है यहाँ पर 100%, ठीक है। तो ये है प्लैक के ऊपर थ्रोम्बस की फॉर्मेशन, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर क्या होता है सर, एमआई होता है, पेशेंट के अंदर 100% ऑब्स्ट्रक्शन होती है, ठीक है। जब 100% ऑब्स्ट्रक्शन होगी सर, उस पेशेंट के अंदर क्या होगा, नेक्रोसिस होगी सेल की, एंड इंक्रीज कार्डिक बायोमार्कर जैसा कि CKMB और ट्रोपोनिन्स आर डायग्नोस्टिक। देखें अब इसमें ना उससे मुझे किसी बच्चे ने ना रिपोर्ट भी सेंड की थी कि उनमें से उनके रिलेटिव्स में से ना किसी बंदे को एमआई हुआ था, और मतलब अब वो पेशेंट ठीक था, वो बंदा स्टेबल था, लेकिन जब रिपोर्ट के अंदर मैं देख रहा था ना, उसका ट्रोपोनिन इंक्रीज आ रहा था। अब मुझे पहले तो ये नहीं पता था कि वो पेशेंट को मतलब पहले एपिसोड हो चुका है, और एपिसोड होने के बाद ये रिपोर्ट्स ली गई हैं, तो उसका ना ट्रोपोनिन इंक्रीज आ गया, इंक्रीज आ रहा था बड़ा, मैं बड़ा परेशान कि यार ट्रोपोनिन इसका इंक्रीज आ रहा है, इसका मतलब इस पेशेंट की बॉडी में ना एमआई चल रहा होगा अभी, क्योंकि मुझे हिस्ट्री का नहीं पता था। बाद में जब मैंने हिस्ट्री का पता किया ना, तो वो कह रहे हैं कि सर 3 से 4 दिन पहले हुआ था, मतलब चेस्ट पेन वगैरह हुई थी, तो हॉस्पिटलाइज हमने उसको किया है, तो हॉस्पिटलाइज ड्रग मेडिसिन वगैरह दिए, तो पेशेंट हमारा ठीक है, लेकिन उसका ट्रोपोनिन इंक्रीज आ रहा है। तो फिर मुझे बाद में समझ आई कि हाँ भाई, ये जो ट्रोपोनिन होता है, इसको ट्रोपोनिन को तो मतलब कि अपनी नॉर्मल अमाउंट के अंदर जाने के लिए कुछ दिन लगते हैं, ऑलमोस्ट 7 to 14 days लगते हैं आपके ट्रोपोनिन को नॉर्मल अमाउंट के अंदर जाने के लिए। तो अगर आप किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखो और आपको ट्रोपोनिन इंक्रीज मिल रहा है ना, तो आपने उसकी हिस्ट्री जरूर लेनी कि ये अभी पेशेंट के अंदर एमआई चल रहा है, उसको मतलब पहले हो चुका है। अगर पहले हो चुका है और अभी ट्रोपोनिन इंक्रीज रिपोर्ट में आ रहा है, इसका मतलब है कि भाई अब ये ट्रोपोनिन वो वाला है जो ब्लड सर्कुलेशन में आ गया है, और अब इसको नॉर्मल वैल्यू के अंदर जाने के लिए कम से कम 14 दिन चाहिए होते हैं, ठीक है। हाँ 14 days के बाद अगर ट्रोपोनिन इंक्रीज है, इसका मतलब वो रिकरेंट एमआई पेशेंट के अंदर हो सकता है। तो ये थोड़ी सी बातें आपने याद रखनी, आगे जाके वैसे हम इसका टाइम ड्यूरेशन वगैरह भी डिस्कस करेंगे। तो बायोमार्कर्स एमआई वाले पेशेंट्स के अंदर इंक्रीज होते हैं। आगे आते हैं जी, जो कुछ इन्होंने यहाँ पर डिफरेंस लिखे हुए हैं, एक तरफ हमारे पास स्टेबल एंजाइना है,
अनस्टेबल एंजाइना है, नॉन स्टेमी है और हमारे पास स्टेमी। नॉन स्टेमी का मतलब होता है नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सबसे पहले बात करते हैं पेन की, कि इनमें से कब कब पेन होती है। देखो ये है सबसे मजे की बात इस बुक की, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोज लिखे हुए हैं। यकीन माने मैंने इतनी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी हुई हैं, लेकिन जिस तरह आपकी फर्स्ट ने डिफरेंशियल डायग्नोज लिखे हैं वो किसी बुक ने नहीं लिखे। कहीं पर एक डिजीज लिखी हुई है तो दूसरी डिजीज हमें किसी और चैप्टर के अंदर जाकर या किसी और सिस्टम के अंदर जाकर मिलती है। लेकिन ये क्या करते हैं, इस तरह के हम बहुत सारे टेबल्स आगे भी पढ़ेंगे। और 2024 वाला एडिशन बहुत मजे का एडिशन इन्होंने बनाया। सर पेन हमने देखनी है स्टेबल अंजाइना के ऊपर। स्टेबल अंजाइना वाले पेशेंट के अंदर एक्सर्शन में पेन होती है। जो अनस्टेबल वाला पेशेंट है इसको रेस्ट के अंदर भी पेन होती है, एक्सर्शन में भी पेन होती है। जो हमारे पास नॉन स्टेमी का पेशेंट है इसको रेस्ट में के अंदर भी पेन होती है। स्टेमी वाला जो पेशेंट है इसको भी रेस्ट में भी पेन होती है और हर टाइम मतलब एक्सर्शन में भी पेन होती है। ठीक है, आगे आते हैं सर ट्रोपोनिन का लेवल। ट्रोपोनिन सर हमारे पास स्टेबल अंजाइना में नो एलिवेशन, अनस्टेबल अंजाइना में नो एलिवेशन। आपको स्टेमी और नॉन स्टेमी, क्योंकि दोनों हमारे पास एमआई की टाइप्स हैं, तो दोनों के अंदर जो ट्रोपोनिन है वो हमें एलिवेट नजर आता है। आगे आते हैं सर कितना कितना इन्फाक्शन होता है। तो बच्चों यहाँ पर देख लो, स्टेबल अंजाइना में कोई इन्फाक्शन नहीं होता, यहाँ पर भी कोई सेल की नेक्रोसिस नहीं होती। लेकिन नॉन स्टेमी के अंदर आप देखो ना, तो ये आपका जो एंडोकार्डियम, देखो ये पूरी लेयर है ना मायोकार्डियम की, तो इसका सब एंडोकार्डियम मतलब कि जो अंदर वाला पार्ट होता है ना आपकी मायोकार्डियम का, सिर्फ वो इन्फाक्टेड है यहाँ पर। ये पूरी मायोकार्डियम, जो पूरी मायोकार्डियम है ना पूरी लेयर, वो पूरी लेयर हमारे पास अफेक्टेड नहीं होती। जब पूरी लेयर अफेक्टेड होगी तो फिर पेशेंट के अंदर आपको क्या मिलेगा, स्टेमी। ये देखो ट्रांसम्यूरल है और ये सब एंडोकार्डियल। ट्रांसम्यूरल म्यूरल का मतलब होता है कंप्लीट। तो जब ये कंप्लीट नेक्रोसिस हो जाती है ना मायोकार्डियम की, और उसकी वजह से फिर हमें एसटी एलिवेशन नजर आती है। यहाँ पर आपको एसटी डिप्रेशन ही नजर आता है। ठीक है, सब एंडोकार्डियल सर एसटी डिप्रेशन। ट्रांसम्यूरल का वर्ड जहां पर भी यूज हो वो एलिवेशन होती है। उसका रीजन मैं आपको आगे ईसीजी के अंदर दिखाऊंगा। ठीक है, आगे आते हैं सर क्या क्या ईसीजी चेंजेस नजर आ सकते हैं इस पेशेंट के अंदर। देखो लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ सर, पॉसिबल एसटी डिप्रेशन। पॉसिबल है कि उस पेशेंट के अंदर, जी जी डॉक्टर साहब अभी कर लेते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हैं आप। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है ईसीजी चेंजेस के अंदर सर, पॉसिबल एसटी डिप्रेशन है और हमारे पास टी वेव इन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, ये दो चेंजेस आपने याद रखनी है। और ये पता आपको कब ये नजर आती है, जब स्टेबल अंजाइना वाला पेशेंट है ना, तो हम इसका एक्सरसाइज इंड्यूस टेस्ट करते हैं। जब इसको हम ट्रेडमिल के ऊपर दौड़ाते हैं ना, तो उस दौरान क्योंकि एक्सर्शन करवा रहे होते हैं ना, तो उस पेशेंट की ईसीजी चेंजेस नजर आती हैं। और वो कौन सी चेंजेस आपने देखनी है, एसटी डिप्रेशन और टी वेव इन्वर्जन। बाजू का टी वेव टी वेव की इन्वर्जन नजर नहीं आती, लेकिन आपको एसटी डिप्रेशन जरूर नजर आती है। ठीक है, अनस्टेबल एंजाइना के अंदर सेम एसटी डिप्रेशन एंड टी वेव इन्वर्जन। ठीक है, और ये चीज मैंने दो जगहों से मतलब कि कंफर्म की है कि वाकई स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में एसटी डिप्रेशन होता है। तो आपकी पैथोमा ने भी ये सेम चीजें लिखी हुई। ठीक है, और दो इंटरनेशनल रिसोर्सेज इस चीज को हमारे पास बता रहे हैं। इसका मतलब दैट इज अ ट्रू टर्म। और इवन तो मेडिसिन के बुक्स के अंदर भी ये चीज लिखी हुई थी। ठीक है, तो परेशान आपने नहीं होना, आपको तीन मैंने रिसोर्सेज का हवाला भी दे दिया। आगे आते हैं कि सर नॉन स्टेमी, और देखो नॉन स्टेमी के अंदर मैंने आपको ऊपर ही बताया कि यहाँ पर आपको एसटी डिप्रेशन नजर आती है और टी वेव इन्वर्जन नजर आती है। टी वेव उल्ट हो जाती है, कैसे होता है, ये है टी वेव इन्वर्जन और एसटी डिप्रेशन इस तरह का होता है। और जो एसटी एलिवेशन होता है ना वो इस तरह का होता है। ये एसटी एलिवेट हो गया, यहाँ पर एसटी डिप्रेस हो गया। ठीक है, वैसे आगे ईसीजी आईसीजी मैं बुक खोलने लगा, अभी ईसीजी की चेंजेस इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। यहाँ पर आ गया सर एसटी एलिवेशन एंड पैथोलॉजिकल क्यू वेव। ये है सबसे मजे की बात, स्टेमी वाले पेशेंट के अंदर आपको डीप क्यू वेव मिलती है। ये देखो डीप, ये है नीचे वाली डीप क्यू वेव। कोई मुझे बता सकता है डीप, अगर एक पेशेंट है उसकी मैंने ईसीजी देखी है और उस पेशेंट को कोई मसला नहीं, मतलब एसिम्टोमेटिक आपके पास आया, आपने ईसीजी करवाई और आपको ईसीजी के ऊपर क्यू वेव नजर आई थी, तो क्या हो सकता है उस पेशेंट को। मैं कह रहा हूँ सिम्टम नहीं है, सिर्फ वो पेशेंट फॉलोअप के लिए आया। हाइपरट्रोफी भी हो सकती है। Hypertrophy is not related with the deep Q wave, it's related with the QRS complex। जो हाइपरट्रॉफी होती है ना, और हाइपरट्रॉफी के काफी सारे ना जो डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं। अगर आपने पेशेंट में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखनी ना, तो उसके लिए फिर आप V1 लीड को, V5 और V6 को देखते हो। V1 के अंदर आपने उस पेशेंट के अंदर एस वेव को देखना होता है और V5 और V6 के अंदर आपने आर वेव की एलिवेशन देखनी होती है।
अगर आर वेव की एलिवेशन वहां पर आपको 36 mm से ज्यादा मिलती है, इसका मतलब है पेशेंट के अंदर लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी है। उधर से थोड़ा सा आई थिंक चलो इसीलिए हम करेंगे, परेशानी हो ना, लेकिन ये बड़ी कॉमन चीज है। पेशेंट मेरे पास आया, उसकी ईसीजी के ऊपर मुझे डीप क्यू वेव नजर आई। मैं कह रहा हूँ ये डीप क्यू वेव क्यों नजर आ रही है उस पेशेंट के अंदर, हालांकि वो पेशेंट आपके सामने बिल्कुल ठीक है। सर वो हिस्ट्री में पहले उसे मतलब MI हुआ होगा लेकिन उसको पता नहीं चला, इसकी वजह से प्रीवियस बिल्कुल MI बिल्कुल, हुआ होगा। वेरी गुड। डॉक्टर असलान और डॉक्टर जरियाब लरेब ने बिल्कुल ठीक बताया कि सर उस पेशेंट को पहले एमआई हो चुका है। पोस्ट एमआई के पेशेंट की ईसीजी के अंदर आपको डीप क्यू वेव मिलती है, ये बात याद रखिएगा। मतलब उसको कुछ 6 महीने पहले या 1 साल पहले एमआई हुआ होगा, और एमआई होने के बाद आपको हमेशा जब भी वो ईसीजी करवाएगा ये डीप क्यू वेव आपको जरूर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि उसके हार्ट के अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर इंफाक्शन हो चुकी है, वहां पर स्कारिंग हो चुकी है, उस स्कारिंग की वजह से डीप क्यू वेव नजर आती है, ठीक है। आई होप सो यू रियली लर्न सम सिंपल थिंग्स टुडे, ठीक है। वैसे कोई अभी तक कोई नई चीज तो नहीं थी, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में आप लोगों ने भी काफी दफा पढ़ी होंगी, लेकिन आप लोग बताते नहीं हो। यू डोंट वांट टू शेयर योर ब्रिलियंट नॉलेज विद अस। कोई मसला नहीं, हम है ना, हम शेयर करेंगे आपके साथ। फिर ये एस टी एलिवेशन तो जो 5 में भी है, तो उसको इधर क्यों नहीं मेंशन किया? उसकी वो एपिसोडिक कंस्ट्रक्शन होती है इसलिए। जी जी जरूर साहब, इसीलिए बिल्कुल आप सही कह रहे हो। अब नेक्स्ट आते हैं सर, छोटे छोटे हमारे पास 3 डिसऑर्डर्स हैं, और ये 3 डिसऑर्डर हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, कोई इनके अंदर कोई नई बात नहीं होगी। वही जो कल वाला कंसेप्ट है ना, सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम वाला कंसेप्ट, वो यहाँ पर हमारे पास कोरोनरी आर्टरीज के अंदर भी अप्लाई होता है, तो हम इसको जरा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है। कोई नई चीज इसके अंदर नहीं होगी, अगर कोई तो मैं आपको सारी बता दूं। देखिए जी, कोरोनरी स्टील सिंड्रोम, जैसे हमने कल पढ़ा था ना, सब क्लेवियन स्टील सिंड्रोम के जो एक साइड की सब क्लेवियन है उसके अंदर कंस्ट्रिक्शन हुई था, वो दूसरी साइड से ब्लड को चोरी कर रही थी। इसी तरह हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरीज होती है ना, जब कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है ना, तो जो दूसरी ब्लड वेसल्स है वो क्या करती है, यहाँ से ब्लड को स्टील कर लेती है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह करती है, ठीक है। तो कोरोनरी स्टील सिंड्रोम के अंदर सर क्या है, डिस्टल टू द कोरोनरी स्टेनोसिस। बात को जरा मैं यहाँ पर थोड़ी सी आपको बना लेते हैं हम। ये है कोरोनरी आर्टरीज, ठीक है। अब आपने समझना है यहाँ पर हुई है ऑब्स्ट्रक्शन, यहाँ पर क्या हुई है, ऑब्स्ट्रक्शन हुई है। दूसरा एरिया आपका ठीक है, ये इसको मैं कहता हूँ ये राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये मेरे पास क्या है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। बात को जरा आपने समझना है। डिस्टल टू द कोरोनरी स्टेनोसिस, कोरोनरी स्टेनोसिस से डिस्टल मतलब यहाँ पर नीचे, यहाँ पर डिस्टल टू कोरोनरी आर्टरीज मतलब इस एरिया के अंदर, इस एरिया की बात कर रहे हैं, ये वाले एरिया, ठीक है। डिस्टल टू कोरोनरी आर्टरीज वेसल्स आर मैक्सिमली डायलेटेड एट बेस लाइन, कि सर जहां पर स्टेनोसिस या ऑब्स्ट्रक्शन होती है, इससे जो आगे वाली ब्लड वेसल्स हैं वो हमारे पास मैक्सिमली क्या है, डायलेटेड है। देखो ये जितनी इनके अंदर डायलेशन होनी थी, इनके अंदर डायलेशन हो चुकी है। अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से ये जो नीचे वाली ब्लड वेसल्स हैं ये डायलेट क्यों होगी? एनी ब्रिलियंट स्टूडेंट, क्योंकि मैंने आपको ये कंसेप्ट बताया हुआ। कंपनसेटरी मेथड के अकॉर्डिंग ये वेसल्स खुद को डायलेट कर लेंगे और ब्लड भी ज्यादा यहाँ पे कम्युलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड, डॉक्टर फैज ने कहा कि सर आपने बताया तो था कि जब भी बॉडी में स्कीमिया होता है तो ब्लड वेसल डायलेट होती है। अब यहाँ पर ब्लड चूंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कम जा रहा है, तो कंपनसेटरी के तौर पर ब्लड ने अपने आप को क्या कर लिया है, ब्लड वेसल्स ने डायलेट कर लिया। बॉडी में अगर किसी भी एरिया की तरफ ब्लड कम जाता है ना, तो वो ब्लड वेसल अपने आप को डायलेट करती हैं ताकि उस एरिया को ज्यादा ब्लड सप्लाई मिल जाए। तो यहाँ पर ऑलरेडी डायलेशन हो चुकी है, ठीक है। बात को जरा समझना है। डिस्टल टू कोरोनरी स्टेनोसिस वेसल्स आर मैक्सिमली डायलेटेड एट बेसलाइन, ठीक है। कि स्टेनोसिस से नीचे उन्होंने पहले अपने आप को डायलेट कर लिया। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वेजोडाइलेटर्स, आपने क्या किया, उन पेशेंट्स को वेजोडाइलेशन दिए, जैसा कि डाइपेरिडीमोल एंड रिगाडिनोसन। और इसमें से ये जो डाइपेरिडीमोल ड्रग है ना, ये काफी ज्यादा यूज की जाती है। ये मतलब कि जब आपने क्या उसको कहते हैं यार, स्ट्रेस टेस्ट करवाने होते हैं ना, तो उसके अंदर ये ड्रग हम यूज करते हैं, डाइपेरिडीमोल। इसका नाम नहीं आपने बोलना भाई, कहीं पर भी लिख लो डाइपेरिडीमोल ड्रग का नाम नहीं बोलना, ये वेजोडाइलेटर है, ठीक है। अब आपने उस पेशेंट को क्या किया है, उस पेशेंट को सबने एडमिनिस्ट्रेशन की है वेजोडाइलेटर ड्रग्स, ठीक है। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन करोगे ना, ये ड्रग आ रही है ऊपर से, ये वेजोडाइलेटर आ रही है,
अब वैजोडाइलेटर पता क्या करेगी, जब वो इस तरफ आती है ना, तो अब उसने यहाँ पर क्या ही वैजोडाइलेशन करवानी है, क्योंकि वहां पर तो ऑलरेडी वैजोडाइलेशन हुई है। तो ब्लड वेसल डायलेशन कहाँ पर करवा देती, जो आपने उस पेशेंट को ड्रग दी है वो डायलेशन करवा देती है ऑपोजिट, जो आपकी नॉर्मल ब्लड वेसल होती है ना, वहां पर डायलेशन करवा देती है। जब, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी डायलेशन पहले ही हो चुकी है स्कीमा की वजह से, लेकिन जो आपकी दूसरी आर्टरी है जो बिल्कुल नॉर्मल है, वहां पर ये ड्रग देने की वजह से क्या हो जाती है, डायलेशन हो जाती है। अब आपने मुझे बताना है, जब एक नॉर्मल आर्टरी के अंदर डायलेशन ज्यादा हो जाएगी, तो ये जो आपका कुछ ना कुछ ब्लड इस तरफ जा रहा था, वो भी ब्लड क्या करेगा, वो इस डायलेटेड आर्टरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। जब वो डायलेटेड आर्टरी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा ना, तो भाईजान यहाँ पर आपके पास बिल्कुल ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कंप्रोमाइज हो जाएगी। जब बिल्कुल ब्लड सप्लाई आपके पास कंप्रोमाइज हो जाएगी, तो पेशेंट को एंजाइना की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है। और जब एंजाइना की सिम्टम आना शुरू हो जाएंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार, इस पेशेंट की बॉडी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर क्या है, इसकी कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन है। वो ऑब्स्ट्रक्शन को पता करवाने के लिए असल में ये वाला हम टेस्ट करते हैं। और ये टेस्ट के अंदर हमें क्या पता चलता है कि सर इस पेशेंट की तो कोरोनरी स्टील सिंड्रोम हो रहा है, मतलब कि जो आपने इसको ड्रग दी है उसने नॉर्मल आर्टरी को डायलेट कर दिया है। जब नॉर्मल आर्टरी डायलेट होगी, तो जो आपके पास एबनॉर्मल आर्टरी के अंदर कुछ ना कुछ ब्लड जा रहा है, तो वो भी इसने क्या कर लिया, इस तरफ ले आई है। अब हमारे पास उसकी तरफ एबनॉर्मल आर्टरी की तरफ बिल्कुल ब्लड सप्लाई की कट ऑफ हो गया है। जब उसकी तरफ ब्लड सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ हो जाएगी, तो पेशेंट के अंदर चेस्ट पेन की सिम्टम्स आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसी चीज को सर हम ब्लड कोरोनरी प्रेशर पे कोई स्टील इफेक्ट सिंड्रोम। होगा? जी जी डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं? सर ब्लड प्रेशर में कोई चेंजेस आएंगे? नहीं सर डॉक्टर साहब, ये कोरोनरी आर्टरीज की बात हो रही है। आपके पास जो कोरोनरी आर्टरीज है ना, कोरोनरी आर्टरीज आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड विद द ब्लड सप्लाई। ठीक है जी, तो ब्लड सप्लाई एज हमारे पास इफेक्ट नहीं होगी इस पेशेंट के। ठीक है, अब आगे, क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरीज हैं, अगर सिस्टेमिक आर्टरीज होती तो उनके अंदर कोई इफेक्ट हो सकता था। उसके बाद सर बात करते हैं कि इसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैसोडाइलेटर्स डायलेट्स नॉर्मल वेसल्स। तो क्या किया उसने, नॉर्मल वेसल को डायलेट कर दिया, और नॉर्मल वेसल ने जब डायलेट हुए, तो जो एबनॉर्मल की तरफ थोड़ा बहुत भी ब्लड था, वो भी इसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एबनॉर्मल मजीद डायलेट नहीं होगी, वो ऑलरेडी ही डायलेटेड होती है। ब्लड इज शंटेड टुवर्ड वेल परफ्यूज्ड एरिया, कि सर जो वेल परफ्यूज्ड एरिया थे, जो नॉर्मल थे, ब्लड उनकी तरफ ज्यादा जाना शुरू हो गया। ठीक है, तो क्या, अस्कीमिया इन मायोकार्डियम परफ्यूज्ड बाय स्टेनोज्ड वेसल्स, कैसा जो स्टेनोज्ड वेसल्स की वजह से अस्कीमिया हो रहा था, वो और ज्यादा क्या हो जाएगा, हमारे पास स्वीयर हो जाएगा। क्यों, उधर ब्लड सप्लाई बिल्कुल कट ऑफ होगी। अब वैसोडाइलेटर स्ट्रेस टेस्ट, देखा मैंने आपको कहा ना, ये स्ट्रेस टेस्ट हम करते होते हैं पेशेंट्स के अंदर। वैसोडाइलेटर स्ट्रेस टेस्ट रिलाई ऑन डिफरेंशियल फ्लो टू डिटेक्ट पोटेंशियल अस्कीमिया। तो अस्कीमिया को डिटेक्ट करने के लिए हम ये वाला टेस्ट करते हैं पेशेंट का। और इस टेस्ट के अंदर क्या हो रहा है सर, कोरोनरी स्टील सिंड्रोम पेशेंट को हो रहा है। ठीक है, डिटेक्ट पोटेंशियल अस्कीमिया, रेयरली दे कैन काज कोरोनरी स्टील एंड ट्रू अस्कीमिया, मतलब बहुत कम चांसेस हैं कि जिनके अंदर ये पेशेंट के अंदर ना कोरोनरी ट्रू स्कीमिया काज करवाता है। ये ट्रू स्कीमिया इसकी वजह से काज नहीं होता, क्योंकि आप थोड़ी देर के लिए आपने उसको ड्रग दी है, उस ड्रग ने क्या किया, ब्लड सप्लाई को कट ऑफ किया है, पेशेंट को चेस्ट पेन होना शुरू होगी, आपको पता लग गया कि भाई इसकी ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है, ऑब्स्ट्रक्शन है कोई ना कोई, सर मुझे ये इसकी जो एंजियोग्राफी वगैरह करानी पड़ेगी। जी जी, ये जो रेयर कंडीशन आ रही है, ये एल्डर पेशेंट्स में आएगी? रेयरली दे कैन काज कोरोनरी स्टील। हाँ, मतलब क्या, एल्डर पेशेंट्स का तो हम जिक्र नहीं कर रहे, क्योंकि एल्डर पेशेंट्स के अंदर तो हम ये करवाएंगे नहीं, क्योंकि हम इस पेशेंट की इन्वेसिव प्रोसीजर है। तो कह रहे कुछ केसेस के अंदर, क्योंकि कुछ हमारे पास जो पेशेंट है वो प्री डिस्पोज हो सकते हैं इस कंडीशन के लिए, कि जो पहले मतलब कुछ जेनेटिक चेंजेस इनके अंदर होगी, वो कोई ट्रिगर ढूंढ रहे होंगे, तो हो सकता है ये जो डाइपेरिडामोल है, जो उनको ट्रिगर मिल जाए और वो क्या करना शुरू कर दें, प्रिंस मेटल एंजाइना या वैसोस्पास्टिक एंजाइना उन पेशेंट्स के अंदर होना शुरू हो जाए। ठीक है, तो ये रेयरली का वर्ड इसलिए हमने यूज किया कि बहुत कम केसेस हैं जिनके अंदर ये हमारे पास के ट्रू ओके सर। स्कीमिया काज करवा सकता है। ठीक है, तो एल्डरली पेशेंट्स के अंदर हम ये करते हैं। आगे आ जाओ जी। तो कोरोनरी स्टील सिंड्रोम का क्या मतलब हुआ सर, स्टील हुआ, सिंपल सी बात, स्टील हुआ है ब्लड जो आपके अबनॉर्मल आर्टरी से थे। और कैसे स्टील हुआ है, हमने उस पेशेंट को डाइपेरिडामोल ड्रग दी थी। और ये हम सारा कुछ करते क्यों हैं, असल में ये आपके पास वैसोडाइलेटर स्ट्रेस टेस्ट होता है। हम पेशेंट को डाइपेरिडामोल ड्रग देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं अगर उसको चेस्ट पेन होना शुरू होगी है, तो इसका मतलब है पेशेंट की कोरोनरी आर्टरीज के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन होती है। ठीक है जी, और पीछे सारा मैकेनिज्म मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट आते हैं सर सडन कार्डिक डेथ, कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर बंदे की ना सडनली डेथ हो जाती है। हम देखते हैं ना कि सर हार्ट अटैक की वजह से पेशेंट की सडन डेथ हो गई है, या हमारे पास, मैं अभी आपको बताता हूँ, कुछ हेरिडिटरी चैनलोपैथीज भी होती है, उसके अंदर भी पेशेंट की सडन डेथ हो जाती है। तो जो यहाँ पर मैं आपको ब्लड लिखवाऊंगा ना पैथोलॉजीज,
स्पेसिफिकली याद रखना कि इन्हीं पैथोलॉजीज की वजह से पेशेंट को सडन डेथ होती है। इवन दो जो हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स होते हैं उनकी सडन डेथ क्यों होती है, मैं आपको उसका भी अभी रीजन बताता हूँ, ठीक है। तो सडन कार्डिक डेथ सिंड्रोम के अंदर जो भी कॉजेज हैं वो सारे हम यहाँ पर पढ़ते हैं। क्या लिख रहा है सर, अनएक्सपेक्टेड डेथ, के जो डेथ को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वो डेथ पेशेंट की हो जाती है। अनएक्सपेक्टेड डेथ ड्यू टू द कार्डिक कॉजेज विद इन 1 आवर, मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसको हम सडन कार्डिक डेथ कहेंगे अगर पेशेंट की 1 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो जाती है। मोस्ट कॉमनली ड्यू टू द लिथल अरिथमियास, भाईजान जो ज्यादातर पेशेंट की डेथ होती है ना हार्ट के अंदर प्रॉब्लम्स होने की वजह से, वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, देखो मेरी बात याद रखना, अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है ना, मेरे लफ्ज यहाँ पर लिख लो अगर आपने लिखने हैं, अगर पेशेंट को हार्ट अटैक हुआ है और हार्ट अटैक होने के 1 घंटे के अंदर अंदर अगर पेशेंट की डेथ हो रही है ना, वो डेथ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होती है। ये पूरा टॉपिक हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपने याद रखना है एमआई वाला पेशेंट जिसको हार्ट अटैक होता है, पता वो मरता क्यों है, वो हार्ट अटैक की वजह से नहीं मर रहा होता, उस पेशेंट की जो डेथ होती है वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से होती है। तो वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन क्या काज करवाती है, सडन कार्डिक डेथ पेशेंट के अंदर काज करवाती है। ये चीज आपने जरूर याद रखना है, आगे जाके मैं इस चीज को वेरीफाई भी करूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर हमने इसके नाम पढ़ने, तो पहला हो गया वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। नेक्स्ट है एसोसिएटेड विद द कार्डिक आर्टरी डिजीजेस है, जैसा कि कह रहा है कार्डियोमायोपैथीज। तो अगर किसी पेशेंट के अंदर कार्डियोमायोपैथी जैसे कि हाइपरट्रोफिक है या डायलेटेड है, या किसी पेशेंट के अंदर हेरिडिटरी चैनलोपैथीज है, 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहले वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की वजह से अचानक बंदे की 1 घंटे के अंदर अंदर डेथ हो सकती है। उसके बाद डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, आपको पता है डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी के अंदर भी पेशेंट की सडन डेथ हो सकती है। देखो डायलेट में आपका हार्ट डायलेट कर जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता, जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा कार्डिक आउटपुट जब 0 होगी तो पेशेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी, पेशेंट की सडन डेथ हो जाएगी। हाइपरट्रॉफी के अंदर क्या होता है सर, हाइपरट्रॉफी के अंदर पेशेंट के जो ल्यूमन होता है उसमें कम ब्लड आता है, जब उसमें कम ब्लड आता है तो उसकी वजह से भी पेशेंट के अंदर कार्डिक आउटपुट कम होने का चांस होता है एंड इट कैन लीड टू इवन डेथ। तो डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, और तीसरा रीजन है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, और चौथी आपने याद रखनी है हेरिडिटरी चैनलोपैथी। हेरिडिटरी चैनलोपैथीज क्या होती है कि जो आपके जो ये मायोसाइट्स है ना, इनके ऊपर जो चैनल होते हैं सोडियम पोटेशियम कैल्शियम, इन चैनल्स के अंदर ना बचपन से ही हेरिडिटरी मतलब जेनेटिकली इन चैनल्स के अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं पेशेंट के अंदर, और ज्यादातर जो इनमें चैनल्स में प्रॉब्लम होती है ना वो पोटेशियम चैनल्स में प्रॉब्लम होती है। आगे जाके इंशाल्लाह हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो सडन डेथ किस किस वजह से सर, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, उसके बाद हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड हेरिडिटरी चैनलोपैथी, जिसकी उसने एग्जांपल दी हुई है लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम एंड ब्रूगार्डा सिंड्रोम। ये ब्रूगार्डा सिंड्रोम से रिलेटेड है, और यू वर्ल्ड के अंदर एमसीक्यूज भी है कि अगर पेशेंट की डेथ हो रही ना, सडन डेथ उस पेशेंट की वो ऊपर आपको दिखाते हैं और नीचे वो पूछते होते हैं उसका राज क्या होता है, तो वो नीचे उसके पोटेशियम चैनल्स में प्रॉब्लम होती है और पेशेंट को ब्रूगार्डा सिंड्रोम होता है, ठीक है। अब इन पेशेंट को आप बचा कैसे सकते हो, इनको आप बचा सकते हो इम्प्लांटेबल कार्डियोवर्टर डिफिब्रिलेटर, जिसको हम आईसीडी कहते हैं, ठीक है। तो ये डिवाइस होती है, इस डिवाइस के जरिए आप क्या वो जो मशीन लगाते नहीं ऊपर झटके, जो आपने मूवीज के अंदर देखा होगा या इंडियन ड्रामास के अंदर आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि वो इंडियन ड्रामास के अंदर बड़ा स्लोली स्लोली झटके लगाते हैं ना, वो जिसको आप कहते हैं कोई ये आयरन टाइप है, तो वो आपके पास आईसीडी डिफिब्रिलेटर होता है, और वो डिफिब्रिलेटर के जरिए आप उस पेशेंट को बचा सकते हो, ठीक है। लेकिन बहुत कम केसेस होते हैं ये पेशेंट आपके रिवर्ट होते हैं, मोस्टली की डेथ ही हो जाती है, ठीक है। अब आगे आते हैं कि सर, तो ये 4 काजेज आपने सडन कार्डियक डेथ की याद रखनी, कौन सा, चैनलोपैथी, हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी एंड सर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। देखो यहाँ पर एमआई नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर उन्होंने कोई एज ए डायरेक्टली एमआई नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एमआई के बाद जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है ना तो उसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो रही होती है। अब आगे आते हैं सर, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज। क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज, क्रोनिक का क्या मतलब है सर, पुरानी है, कुछ 6 महीने से पेशेंट को प्रॉब्लम है। इस्केमिक का क्या मतलब कि उसके हार्ट की तरफ कम ब्लड जा रहा है। अब क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज से मतलब ये हुआ कि सर उसकी आर्टरी के अंदर कोई ना कोई या तो ऑब्स्ट्रक्शन है या कंस्ट्रिक्शन है, और जिसकी वजह से उसकी जो मायोकार्डियम है ना उसकी ब्लड सप्लाई क्या है, कम मिल रही है। जब उसको कम ब्लड सप्लाई आपके हार्ट को मिलती है ना, तो आपका हार्ट इतनी जल्दी वो कहते हैं हार नहीं मानता होता। अगर उसको ब्लड सप्लाई कम मिल रही है ना, जैसे कि हमने कहा कि अनस्टेबल अंजाना का पेशेंट है, उसमें भी ब्लड सप्लाई उसको कम मिल रही होती है, या हम कहते हैं कि स्टेबल अंजाना का पेशेंट है, तो स्टेबल अंजाना वाले पेशेंट के अंदर भी जब पेशेंट को सिम्टम्स आती हैं तो उस पेशेंट के अंदर मतलब सिम्टम आती है, उसके अलावा उस पेशेंट की उस सिम्टम के दौरान ब्लड सप्लाई तो कम होती है ना, तो पेशेंट की डेथ तो नहीं ना हो जाती। वो ऐसा डेथ क्यों नहीं होती पेशेंट की,
इवन दो पेशेंट को स्कीमिया उसके हार्ट को हो रहा है, उसका रीजन ये होता है कि हार्ट अपने आप को कंडीशंस के मुताबिक डाइवर्ट कर लेता है। जैसे मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी कि जब मंथ का स्टार्ट होता है ना, हमारे पास घर से पैसे आए होते तो मैं लौटाते हैं, मैं कहता हूँ कि आज सीरिया जा रहे हैं, आज पोस्ता कैफे जा रहे हैं, आज पोस्ता कैफे जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि भाई खुले पैसे होते हैं, 5-7 दिन के अंदर फुल अय्याशी करते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं मंथ के लास्ट वाले डेज के अंदर। मंथ के लास्ट वाले डेज के अंदर भैया आपके पास क्या होते हैं, चलो जी वो जो कुछ चिल्लर चिल्लर पड़े होते हैं उधर से पकड़ते हैं पैसे, हम मशरूत के पैसे पूरे कर रहे होते हैं बड़ी मुश्किल से, लेकिन हम सरवाइव स्टिल कर रहे हैं। जब मंथ का स्टार्ट था जब मंथ का स्टार्ट था तभी भी हम सरवाइव कर रहे थे, ठीक है, लेकिन खुला सरवाइव कर रहे थे। लेकिन मंथ के लास्ट के ऊपर भी आप सरवाइव कर रहे हो, इवन दो आपके पास जो पैसे थे, जो आपका मेन सर्वाइवल था वो कम है, लेकिन कुछ ना कुछ वो सर्वाइवल होने की वजह से 5-10 या 40-50 होने की वजह से आप क्या कर रहे हो, सर्वाइव कर रहे हो, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने आप को डाइवर्ट कर लिया है, आपने अपने एक्सपेंसेस को कट ऑफ कर दिया है। आपका हार्ट भी ऐसे करता है, जब उसको ब्लड सप्लाई फुल मिल रही होती है तो वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रैक्शन को प्रॉपर तरीके से करता है, वो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को इंक्रीज कर देता है। लेकिन जब ब्लड सप्लाई कम होती है, जब पेशेंट को स्कीमिया होता है, तो आपका हार्ट क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली अपने अंदर चेंजेस लेके आता है। उधार ले सकते हैं भाई, हार्ट के पास उधार वाला चांस नहीं है तो आपका हार्ट क्या करता है सर, अपने आप को, अपने फंक्शंस को कम कर लेते हैं, वो अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर लेते हैं। जब वो अपनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम करेगा तो हमें उसकी जो ऑक्सीजन की डिमांड, जो उसकी ब्लड की डिमांड है वो कम हो जाएगी। जब उसकी ऑक्सीजन और ब्लड की डिमांड कम हो जाएगी तो वो आपका हार्ट क्या कर सकता है, उस कंडीशन में भी सरवाइव कर जाते हैं। तो इसलिए हमने वर्ड यूज किया क्रॉनिक इस्कीमिया, मतलब कि पिछले काफी टाइम से आपके हार्ट को कम ब्लड सप्लाई मिल रही थी, और उस कम ब्लड सप्लाई के अंदर आपके हार्ट ने क्या किया, अपने आप को हाइबरनेट किया, अपने आप को चेंज कर लिया, अपनी उसने सिस्टोलिक जो फंक्शन था उसको कम कर लिया है, उसने ऑक्सीजन की डिमांड को कम कर लिया है, ब्लड सप्लाई की डिमांड को कम कर लिया है, ताकि वो क्या करे, उस कंडीशन के अंदर सर्वाइव भी कर सके। एक वैसे आपको मजे की एग्जांपल दूं, जो हमारे पास माउंटेन्स के अंदर एनिमल्स होते हैं ना, उन एनिमल्स के अंदर भी एक प्रोसीजर होता है, वो एनिमल भी अपने आप को हाइबरनेट करते हैं। क्योंकि देखो सर्दियों के अंदर पता क्या होता है, फूड वगैरह कम होती है, स्नो बहुत पड़ रही होती है। लेकिन लेट्स सपोज हम बात कर लेते हैं किर्गिस्तान की, उनके जो माउंटेन्स वहां पर आपको पता है हैवी स्नो होती है, कजाकिस्तान में भी हैवी स्नो होती है, लेकिन स्टिल वो जो एनिमल्स होते हैं वो सर्वाइव कर रहे होते हैं। वो क्यों सर्वाइव कर रहे होते हैं, उनका जो एक हाइबरनेट मतलब सर्वाइव करने का जो सबसे बड़ा तरीका होता है, वो एनिमल्स पता है क्या करते हैं, वो ज्यादा सोते हैं। 24 घंटों में वो 18 से 20 घंटे वो एनिमल सोना शुरू कर देते हैं। और जब वो भाई 18 से 20 घंटे सोंगे तो उनकी बॉडी की एनर्जी की जो जरूरत है वो कम हो जाएगी, उनको फूड की जरूरत उनकी कम हो जाएगी। तो इसी तरह जो आपका हार्ट है, आपका हार्ट भी हाइबरनेट करता है जब क्रॉनिक इस्कीमिया होता है, ठीक है। ये बच्चे आपने याद रखना है। लेकिन हाँ, अगर एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी तो ये भी पेशेंट हमारे पास मर सकता है जिसको क्रॉनिक इस्कीमिया हो रहा है। हम भी वैसे ही हो गए हाँ बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा। तो ये वाला अब इंशाल्लाह मैं पढ़ता हूँ तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी। प्रोग्रेसिव ऑनसेट ऑफ द हार्ट फेलियर ओवर मैनी ईयर्स ड्यू टू द क्रॉनिक इस्कीमिया मायोकार्डियल डैमेज। क्या हुआ सर, कि पेशेंट को पिछले काफी सालों से क्या था, उसके हार्ट की तरफ ब्लड कम जा रहा था। जब उसके हार्ट की तरफ ब्लड कम जा रहा था तो उसने देखो, वो कह रहा है उसने हार्ट फेल किया है, मतलब उसकी जो इजेक्शन फ्रैक्शन है वो कम हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होगा आपके हार्ट ने बिल्कुल कॉन्टैक्ट करना छोड़ दिया, नहीं, उसने अपनी कॉन्टैक्टिविटी को कम किया है, अपनी ब्लड सप्लाई को उसने कम कर लिया है। और ये वाला जो प्रोसीजर है जिसके अंदर हार्ट अपनी ब्लड सप्लाई को कम करता है, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं मायोकार्डियल हाइबरनेशन। द चेंजेस इन द मायोकार्डियम अकॉर्डिंग टू द लेस ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई कम आ रही है ना, उसके मुताबिक उसने अपने आप को हाइबरनेट कर लिया। और कैसे किया है, अपनी सिस्टोलिक फंक्शन को उसने कम कर लिया। क्या कर लिया, अपनी सिस्टोलिक फंक्शन को कम कर लिया। देखो, पोटेंशियली रिवर्सिबल लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन, कि वो जो सिस्टोल को उसने डिसफंक्शन किया हुआ, मतलब कि डिक्रीज किया हुआ है, वो रिवर्सिबल है। अब देखिए क्रॉनिक इस्कीमिया उसको चल रहा है, जब दोबारा अगर आप उसको रिवर्सकुलराइज करते हो, उसके प्लेक वगैरह को खत्म करते हो, तो पेशेंट हमारे पास उसको ब्लड सप्लाई 100% मिलना शुरू हो जाएगी, आपके पास रिवर्सिबल हो जाएगी कॉन्ट्रैक्शन, सिस्टोल रिवर्सिबल हो जाएगा। लेकिन जब तक वो हमारे पास वहां पर प्लेक है, वहां पर ब्लड सप्लाई कम जा रही है हार्ट के अंदर, तो वो अपनी सिस्टोल को क्या कर लेगा, डिक्रीज कर लेगा, ठीक है, ताकि वो सर्वाइव कर सके।
इन दी सेटिंग ऑफ द क्रोनिक अस्कीमिया, वही बात है ना, क्रोनिक अस्कीमिया के अंदर क्या करता है, जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन था ना, कि जो उसने सिस्टोल को डिसफंक्शन या डिक्रीज किया हुआ था, वो रिवर्सिबल है जब आप उसकी ब्लड सप्लाई को मतलब ठीक कर दो उसको। आगे आते हैं कि सर ये हमारे पास है क्रोनिक अस्कीमिया, फिर मेरे पास एक प्रोसीजर होता है एक्यूट अस्कीमिया। कंट्रास्ट विद द मायोकार्डियल स्टनिंग, अ ट्रांजिएंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन। किसी का माइक ऑन है? भाई माइक बंद करो, कौन है ये? अब देखें दूसरी तरफ, देखो कंट्रास्ट, ये हमारे पास जो मायोकार्डियल हाइबरनेशन होती है ना, ये क्रोनिक अस्कीमिया की वजह से होती है। और दूसरा जो हमारे पास प्रोसीजर है मायोकार्डियल स्टनिंग, मायोकार्डियल स्टनिंग होता है जब आपके पास एक्यूट प्रोसीजर होता है या एक्यूट कंडीशन होती है, जैसे कि उसने लिखा यहाँ पर, अ ट्रांजिएंट लेफ्ट वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक डिसफंक्शन आफ्टर अ ब्रीफ एपिसोड ऑफ एक्यूट अस्कीमिया। कि अगर थोड़ी देर के लिए आपके हार्ट की ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज हो, तो उसकी वजह से जो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को रोकता है, उसको हम स्टनिंग कहते हैं। लेट्स सपोज हम देखो पेशेंट के अंदर ये ऑब्स्ट्रक्शन हुई है, चल ऊपर, ये ऑब्स्ट्रक्शन हुई है ना पेशेंट की, तो ये जो आगे मायोकार्डियम का हिस्सा है, इसकी ब्लड सप्लाई क्या हुई है, कट ऑफ होगी, इसकी ब्लड सप्लाई कम होगी, तो ये क्या करेगा, अपने सिस्टोल को रोक लेगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट ना कर, हमारे पास ब्लड सप्लाई नहीं है, हमारे पास एनर्जी नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। ठीक है, उसके बाद जब हम पेशेंट को एंटी थ्रोम्बोटिक ड्रग्स या पेशेंट को स्टंट वगैरह देते हैं, तो इसकी ब्लड सप्लाई दोबारा ठीक हो जाती है और ये पेशेंट आपका ठीक हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगर ये एक्यूट कंडीशन है, ये एक्यूट कंडीशन में स्टनिंग का प्रोसीजर होता है, और जो हमारे पास क्रोनिक कंडीशन है उसके अंदर हाइबरनेशन का प्रोसीजर होता है, और दोनों कंडीशन के अंदर आपका हार्ट ठीक होता है, आपका हार्ट दोबारा राइवर्ट कर जाता है, आपका हार्ट दोबारा मतलब ये सही काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर कोई पूछता है व्हाट इज मायोकार्डियल हाइबरनेशन, तो आपने कहना है ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म है जिसके अंदर हार्ट अपनी कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देता है, क्योंकि उसकी ब्लड सप्लाई कम जा रही होती है। मायोकार्डियल स्टनिंग के साथ जे पेशेंट को लेट्स सपोज एमआई हुआ है, उसका हार्ट अपनी कंट्रैक्शन को कम कर लेता है ताकि उसकी डेथ ना हो जाए। ठीक है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि एमआई कितने सारे लोगों को होता है हार्ट अटैक, लेकिन वो बच जाते हैं। उसका रीजन क्या होता है कि आपके हार्ट के अंदर स्टनिंग हो जाती है, आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देते हैं। जब कॉन्ट्रैक्शन कम करता है उसकी डिमांड हमारे पास कम हो जाती है, और उसके बाद हम उसको एंटी थ्रोम्बोलिटिक ड्रग्स देते हैं, तो पेशेंट आपका ठीक हो जाता है। ठीक है, तो हाइबरनेशन क्रॉनिक है, और स्टनिंग जो है हमारे पास एक्यूट कंप्रोमाइज मैकेनिज्म है आपके हार्ट की। तो ये चीजें आपने यहाँ पर याद रखनी है। वैसे मैंने तो सोचा था छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर भी हमें तकरीबन को 1.5 घंटा लग गया। ठीक है जी, तो आई होप सो आपने काफी सारी यहाँ से चीजें सीखी होंगी। बाकी इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। 1 मिनट, ठीक है।